दोस्तों, आज आप सुनेंगे अगाथा क्रिस्टी के नॉवल मिरर क्रैक्ड फ्रॉम साइड टू साइड का दूसरा भाग। अगर आपने इसका पहला भाग अभी तक नहीं सुना है तो उसे सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 7। उस समय जो पूछताछ हुई वो नाम मात्र की थी और मायूसी से भरी। पति ने पहचान की गवाही दी और इसके बाद दूसरा सबूत था मेडिकल। हीथर बैडकॉक किसी दवा की ज्यादा मात्रा के कारण मारी गई थी, जिसका बड़ा सा रासायनिक नाम लेना हमारे बस के बाहर है। पता नहीं, हाइथलडेक्सी, ऐसा ही कुछ लंबा सा नाम था। ये सबूत कहीं नहीं मिला कि ये दवा कैसे दी गई। पूछताछ को 15 दिन के लिए रोका गया और जब इसे चालू किया गया तो जासूस इंस्पेक्टर फ्रैंक कॉर्निश हीथर के पति आर्थर से मिले। इंस्पेक्टर ने उनसे कहा, मेरे पास कार है, हम आपको आपके घर ले चलते हैं। वहाँ शायद हम आराम से बात कर सकेंगे, ठीक है ना? जी हाँ, धन्यवाद सर, मेरे घर में बात करना ही बेहतर होगा। वो लोग नंबर 3 आर्लिंगटन क्लोज के नीले रंग के दरवाजे के पास जाकर कार से उतरे। आर्थर इंस्पेक्टर को अंदर ले गया। वो जैसे ही अपनी चाबी से दरवाज़ा खोलने लगा कि वो भीतर से खुल गया। दरवाज़ा एक औरत ने खोला जो अचानक उनको देखकर थोड़ी झेंप सी गई। आर्थर भी सकपका गया। मैरी, तुम? वो, आर्थर, मैं तुम्हारे लिए चाय तैयार कर रही थी। मुझे लगा कि जब तुम पूछताछ की कार्रवाई के बाद वापस आओगे तो चाय से तुम्हें थोड़ी राहत मिल जाएगी। तुम्हारी बहुत मेहरबानी मैरी। इंस्पेक्टर कॉर्निश, ये मिसेस बेन है और ये मेरी पड़ोसी हैं। ओह अच्छा, इंस्पेक्टर ने कहा। मैं दूसरा कप चाय लेकर आती हूँ, मिसेस बेन ने कहा। आर्थर इंस्पेक्टर को हॉल के दाईं तरफ ले गया। ये औरत बहुत ही दयालु है, हमेशा दयालुता से पेश आती है। क्या आप इनको काफ़ी टाइम से जानते हैं? अरे नहीं सर, बस जब से हम यहाँ आए थे तभी से। इनका बेटा यहीं आसपास में ही कहीं काम करता है और पति की मौत के बाद से वो बेटे के साथ ही रहती हैं। तभी मिसेस बेन रसोई से ट्रे लेकर आ गईं। वो करीब 40 साल की गहरे सांवले रंग की औरत थी। उसका जिप्सी रंग गहरे बालों और आंखों से मेल खाता था। बस उसकी आंखें ही थोड़ी अटपटी सी थीं। बड़ी ही चुस्त किस्म की आंखें थी वो। इंस्पेक्टर से मिसेस बेन का दरवाज़ा खोलते ही चौंकना और चौकन्नी आंखें लिए इधर उधर डोलना ज़रा भी छिपा नहीं रहा। वो जानता था कि लोग अक्सर पुलिस को देखते ही ऐसे ही चौकन्ने से हो जाते थे और बेचैनी महसूस करने लगते थे। उसने मन ही मन तय किया कि मिसेस बेन के बारे में थोड़ी और जानकारी बटोरनी होगी। चाय की ट्रे रखकर जब मिसेस बेन अपने घर वापस चली गई तो इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या ये आपकी पत्नी की अच्छी दोस्त थी? जी नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते, बस अच्छे पड़ोसियों वाला रिश्ता था, कोई खास बात नहीं। अच्छा ठीक है मिस्टर बैडकॉक, अब आप हमें जितनी ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं उतनी हमारे लिए बेहतर होगी। जांच के नतीजे आपके लिए किसी सदमे से कम तो नहीं रहे होंगे? जी हाँ इंस्पेक्टर, जिस तरह आपको लग रहा है कि कोई गड़बड़ है वैसा ही मुझे भी लग रहा है, क्योंकि हीथर तो हमेशा से सेहतमंद औरतों में से रही। वो कभी एक दिन के लिए भी बीमार नहीं पड़ी और इसीलिए ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। बड़ा लंबा सा मुश्किल सा नाम था वो। जी हाँ मिस्टर आर्थर, उसका एक आसान नाम भी मौजूद है। इसे कामो या कैमो कहते हैं। ये इसी व्यापारिक नाम से बाजार में मिलती है। क्या आपने कभी इस दवा के बारे में सुना है? जी नहीं तो। असल में ये यहाँ की बजाय अमेरिका में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये डिप्रेशन की दवाई होती है। रोगी के मन को एकदम शांत कर देती है। जो लोग गहरे दबाव, तनाव या डिप्रेशन या अनिद्रा वगैरह के शिकार होते हैं, ये दवाई उनके लिए काम आती है। अगर सही मात्रा में ली जाए तो कोई नुकसान नहीं करती, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा दे दी जाए तो जानलेवा साबित हो सकती है। आपकी पत्नी के केस में इसकी करीब 6 गुनी ज़्यादा मात्रा दी गई है, जिसने उनकी जान ले ली। आर्थर मुँह बाए इंस्पेक्टर को ताकता रहा, फिर बोला, हीथर ने अपने जीवन में कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं ली। मुझे पूरा यकीन है वो कभी दवाइयाँ नहीं लेती थी। वो बहुत ही खुशनुमा टाइप की औरत थी, इतनी खुशनुमा कि आप सोच भी नहीं सकते इंस्पेक्टर। अच्छा ठीक है, उन्होंने उस दोपहर को क्या खाया पिया था, क्या आप ये हमें बता सकते हैं? जी हाँ, उस दिन दोपहर में उसने लंच में। अरे नहीं नहीं मिस्टर आर्थर, आपको लंच के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। दवा की मात्रा इतनी अधिक थी कि वो तुरंत असर दिखाती। इसलिए आप मुझे लंच को छोड़कर चाय के बारे में बताओ। उन्होंने चाय कब पी थी? जी, हम लोग मैदान में लगे शामियाने में गए थे। वहाँ बहुत हो हल्ला मचा हुआ था, लेकिन हम किसी तरह से एक एक बन और चाय का कप लेने में कामयाब रहे। हमने जल्दी जल्दी उसे ख़त्म किया क्योंकि वहाँ टेंट में बहुत गर्मी थी। फिर हम बाहर निकल आए। क्या उन्होंने बस ये चाय और बन ही खाया था?
जी हाँ। और उसके बाद आप लोग मरीना के घर में गए थे? जी हाँ। एक लड़की ने आकर कहा कि मिस मरीना ग्रेग को खुशी होगी अगर मेरी पत्नी उनसे मिलेंगी। मेरी बीवी को ये बात बहुत अच्छी लगी। वो कई दिनों से मरीना के बारे में बातें करती आ रही थी। सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे। हमारी जगह कोई और भी होता तो ऐसे ही पेश आता इंस्पेक्टर। वो लड़की हमें अंदर ले गई और हमें सीढ़ियों के ऊपर उस जगह ले जाया गया जहाँ पर पार्टी चल रही थी। वहाँ पर मेज़ कुर्सियाँ लगी हुई थीं और टेबल पर ड्रिंक्स रखे हुए थे। शायद 10-12 लोग वहाँ पर मौजूद थे। वहीं पर मरीना ग्रेग से हमारी मुलाकात हुई। उनके पति भी उनके साथ थे, मिस्टर जेसन रड। और हाँ, मरीना ग्रेग ने हीथर से बहुत अच्छी तरह बात करते हुए हमारा स्वागत किया और फिर हीथर उनको बताने लगी कि वो किस तरह से कई साल पहले वेस्ट इंडीज़ में उनसे मिली थी। सब कुछ तो एकदम अच्छी तरह से चल रहा था इंस्पेक्टर। फिर अचानक से पता नहीं ये क्या हो गया। हाँ, वो तो ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ था? जी, फिर मरीना ग्रेग ने पूछा कि हम क्या लेना चाहेंगे और फिर उनके पति मिस्टर रड कोई कॉकटेल लेकर आए, शायद डैकरी या ऐसा ही कुछ। उनके हाथ में 2 गिलास थे, एक हीथर के लिए और दूसरा मिस ग्रेग के लिए। और आपने क्या लिया मिस्टर आर्थर? जी, मैंने शेरी ली थी। अच्छा ठीक है, फिर आप तीनों वहाँ खड़े होकर अपना ड्रिंक लेने लगे? जी नहीं, असल में ऐसा नहीं हुआ था। देखिए, वहाँ पर सीढ़ियों से बहुत सारे लोग आ रहे थे, मेयर और अमेरिका से आए कुछ दूसरे लोग, इसलिए हम थोड़ा पीछे हट गए। अच्छा ठीक है, और फिर आपकी बीवी ने वो डैकरी पी ली? नहीं, उसने तब तक उसे नहीं पिया था। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद आता है, उसने उसे एक मेज़ पर रख दिया था। फिर वहाँ उसे अपने कुछ जानकार लोग दिखे, शायद मच बेनहम से सेंट जॉन एम्बुलेंस के कुछ लोग वहाँ आए थे या पता नहीं कौन। फिर वो लोग आपस में बातें करने लगे। तो क्या उसके बाद उन्होंने अपना जाम पिया? जी हाँ, शायद उसके थोड़ी देर बाद। तब तक वहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो चुकी थी और अचानक किसी की कोहने की मार से हीथर का ग्लास छलक गया और हाथ से गिरकर टूट गया। क्या कहा आपने? उनका ग्लास गिरकर टूट गया था? क्या आप सच कह रहे हैं? जी हाँ इंस्पेक्टर, मुझे अच्छी तरह से याद है। उसने अपना ग्लास उठाकर मुंह से लगाया और छोटा सा घूंट भरने के बाद मुंह बनाया। उसे कॉकटेल इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन वो इतनी आसानी से हार भी नहीं मानती थी। खैर, जब वो वहाँ खड़ी थी तो किसी का हाथ लगकर उसका ग्लास गिर गया और टूट गया। उसके सारे कपड़ों पर कॉकटेल गिर गई और शायद मरीना के कपड़ों पर भी कुछ छींटे आए। मिस ग्रेग ने बड़ी ही भलमनसाहत दिखाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, उनकी पोशाक पर कोई दाग नहीं पड़ेंगे। उन्होंने तो हीथर की पोशाक साफ करने के लिए अपना रुमाल भी दिया और फिर उसके हाथ में अपना ड्रिंक देकर बोली, ये लो, तुम ये पी लो, मैंने इसे अभी तक मुंह नहीं लगाया है। मिस ग्रेग ने अपना ड्रिंक मिसेस हीथर को दिया? क्या आप पूरे यकीन से कह सकते हैं? जी हाँ इंस्पेक्टर, मुझे पक्का यकीन है, ठीक ऐसा ही हुआ था। और आपकी पत्नी ने वो ड्रिंक ले लिया? जी, पहले तो उसने मना किया। वो बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती मिस ग्रेग। फिर मिस ग्रेग ने हंसकर कहा, अरे ले लीजिए, मैं आज पहले ही काफ़ी ले चुकी हूँ। ओह अच्छा, फिर आपकी पत्नी ने हाथ में वो ग्लास लेने के बाद क्या किया? जी, वो थोड़ा पीछे मुड़कर जल्दी जल्दी उसे पीने लगी। फिर हम थोड़ा आगे जाकर पर्दे और तस्वीरें देखने लगे। पर्दों का ऐसा कपड़ा हमने आज तक कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। फिर मुझे वहाँ अपना एक दोस्त काउंसलर ऑलकॉक मिल गया और मैं उससे बात करने लगा। अचानक मेरी नज़र हीथर पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो एक कुर्सी पर बैठी थी। मैंने उसके पास जाकर पूछा, क्या हुआ? तो वो बोली कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। क्या अजीब सा लग रहा था? पता नहीं सर, इतनी बात करने का तो मौका ही नहीं मिला। उसकी आवाज़ अजीब सी तरह से भारी हो गई और फिर सिर एक तरफ झूलने लगा। अचानक ही उसने आधी हिचकी सी ली और उसका सिर लटक गया और फिर मैंने देखा कि वो मर चुकी थी सर। अध्याय 8 भाग 1। असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में चीफ इंस्पेक्टर डरमॉट क्रैडॉक बैठा हुआ था। उसने इंस्पेक्टर को खास तौर पर वहां बुलवाया था सेंट मैरी मीड वाला केस सौंपने के लिए। लोकल काउंटी पुलिस ने उनसे संपर्क करके इस केस की पड़ताल के लिए किसी जासूस को भेजने की मांग की थी, क्योंकि उनसे ये केस सॉल्व नहीं हो पा रहा था और इसी काम के लिए इंस्पेक्टर क्रैडॉक को वहां बुलाया गया था। सेंट मैरी मीड का नाम सुनते ही वो थोड़ा चौंका। ओह, वहाँ पर तो मैं किसी को जानता हूँ सर। वहाँ पर एक बुजुर्ग औरत रहती हैं, अब तो काफ़ी बूढ़ी हो गई होंगी, पता नहीं अब हैं भी या नहीं। असिस्टेंट कमिश्नर ने जवाब दिया।
हो सकता है वो तुम्हारे कुछ काम आ जाएं। शायद तुम्हें उनसे कोई लोकल जानकारी मिल सके। वैसे ये सारा मामला बड़ा ही सनसनीखेज है। कल ही मुझे चीफ कांस्टेबल का लेटर मिला है। मैं तुम्हें संक्षेप में केस के बारे में सारी डिटेल्स दे देता हूँ। और फिर उसने इंस्पेक्टर को सारी बातें समझाईं। अंत में उसने कहा, वहाँ मेले में सब कुछ एकदम शांति और खुशी से चल रहा था, लेकिन बड़ी ही हैरानी की बात हुई कि उसी पार्टी में किसी ने हीथर को जहर देकर मार डाला। डेरमॉट ने कुछ सोचते हुए कहा, कत्ल के लिए ये जगह बड़ी अटपटी सी लगती है। हाँ बिल्कुल इंस्पेक्टर, यही तो चीफ कांस्टेबल का भी कहना है। अगर कोई हीथर को जहर देना चाहता ही था तो उसे उसी दोपहर को और उन्हीं हालातों को चुनने की भला क्या जरूरत थी। वो और भी सैकड़ों आसान तरीकों से इस काम को अंजाम दे सकता था। 20-30 लोगों के बीच किसी की कॉकटेल में जहर मिलाने का काम अपने आप में ही कितना खतरनाक है भला। उसे कोई भी ऐसा करते हुए देख सकता था। अच्छा सर, क्या वाकई ड्रिंक में ही जहर मिलाया गया था? हाँ, हमारे पास सबूत मौजूद है। जहर का नाम बड़ा ही लंबा और अजीब सा है। अमेरिका में वो नींद की गोली के नुस्खे के तौर पर दिया जाता है। वैसे वो दवा यहाँ भी मिलती है, और अगर थोड़ी मात्रा में उनको लिया जाए तो वो मरीज के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। लेकिन साथ ही इनको खरीदने के लिए आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना भी ज़रूरी होता है। ओह, ये सारी बातें तो बड़ी ही अजीब सी हैं। क्या हीथर का इन फिल्मी लोगों से कोई और ताल्लुक भी था? नहीं, कोई भी नहीं। क्या उसके परिवार का कोई और मेंबर वहाँ पर था उस टाइम? हाँ, उसका पति उसके साथ था। लेकिन लोकल इंस्पेक्टर का कहना है कि पति पर शक करना बेबुनियाद होगा, क्योंकि उससे बात करने पर और उसे देखकर इंस्पेक्टर को ऐसा लगा कि उस जोड़े में आपस में बहुत ही लगाव था। ये सारी बातें काफ़ी दिलचस्प हैं सर। मैं जल्दी ही वहाँ पहुँचता हूँ। ठीक है, बढ़िया। तुम किसी को अपने साथ ले जाना चाहोगे? जी हाँ, मेरे ख्याल से टिडलर इस काम के लिए ठीक रहेगा। वैसे भी वो फिल्मी कीड़ा है, वो इस केस में मेरी काफ़ी हेल्प कर सकता है। ठीक है इंस्पेक्टर, गुड लक। भाग 2। मिस मार्पल हैरानी और खुशी के मारे दंग रह गईं। अरे वाह, मज़ा आ गया। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? वैसे ये और बात है कि अब तुम बच्चे नहीं रहे। अब क्या बन गए हो तुम? चीफ इंस्पेक्टर या फिर कमांडर, वो क्या कहते हो तुम लोग? डेरमॉट ने उनको अपने पद के बारे में बताया। वैसे मुझे ये पूछने की तो ज़रूरत ही नहीं है डेरमॉट कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। हमारे यहाँ हुए इस कत्ल ने स्कॉटलैंड यार्ड का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया है। जी हाँ जेन आंटी, ये मामला उन्होंने ही हमें दिया है। और जैसे ही मैं यहाँ आया तो ऐसा लगा कि मुझे सबसे पहले हेडक्वार्टर जाना चाहिए, यानी आपसे मिलने। अरे बच्चे, आजकल मैं इन सब बातों से बहुत परे हूँ। आजकल मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती, और फिर मेरी उम्र भी हो गई है। अरे रहने दीजिए आंटी, आप ठीक 10 दिन पहले उसी औरत के घर के सामने गिरीं और उसी ने आपको उठाया जो मरने वाली थी। अब इससे ज़्यादा आप और क्या जानोगी भला? मिस मार्पल ने मुस्कुराते हुए कहा। पता नहीं तुम ये सारी बातें कहाँ से सुन आते हो। क्यों, आप भूल गई आंटी? आपने ही तो एक दिन कहा था कि गाँवों में हर कोई हर बात की जानकारी रखता है। वैसे मुझे आपसे ये पूछना था कि जब आपने उसको देखा तो क्या आपको ये लगा था कि 10 दिन बाद उसका कत्ल होने वाला है? अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्या आपने उसके पति की आंखों में वो परछाइयाँ नहीं देखीं जिनको देखकर हैरी सिम्पसन, डेविड जोन्स या फिर किसी ऐसे आदमी की झलक मिली हो जिसने अपनी बीवी को खाई में धकेल कर मारा हो? अरे नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मिस्टर बैडकॉक ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। वो ऐसे आदमी नहीं हैं। लेकिन अगर इंसानी स्वभाव की बात करें आंटी, तो देखो, अगर तुम उस तरह से पूछना चाहते हो तो मैं ये कहूँगी कि सदमे और शोक के पहले झटके के बाद वो उसे ज़्यादा याद करने वाला नहीं है। असल में उसकी बीवी जो थी वो बहुत ज़्यादा भावुक टाइप की औरत नहीं थी। वो अपने पति का ख्याल रखती थी, उसे अच्छा खाना पकाकर खिलाती थी, घर भी संभालती थी। लेकिन वो ये कभी नहीं सोचती थी कि उसका पति क्या सोचता है या क्या महसूस करता है। इस तरह के इंसान की ज़िंदगी बहुत ही अकेली सी हो जाती है। डेरमॉट ने मजाकिया स्वर में कहा। हाँ, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में उसका जीवन अब शायद इतना अकेला ना रहे। मिस मार्पल मुस्कुराईं और बोलीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जल्दी ही शादी कर लेगा, शायद बहुत जल्दी ही। लेकिन अफसोस की बात यही है कि उसी तरह की ही औरत से करेगा। मतलब कोई ऐसी औरत जिसकी पर्सनैलिटी उसकी खुद की पर्सनैलिटी से ज़्यादा मजबूत होगी। वैसे क्रैडॉक, मेरे ख्याल से तुम्हें एक बार जाकर मिसेस बेंट्री से ज़रूर मिलना चाहिए। वो गॉसिंगटन हॉल के ईस्ट लॉज में रहती हैं। वो उस दिन पार्टी में मौजूद थीं। गॉसिंगटन वाला घर कभी उन्हीं का हुआ करता था, उनका और उनके पति कर्नल बेंट्री का। ओह, क्या वो पार्टी में मौजूद थीं? क्या उन्होंने कुछ देखा? देखो, मुझे लगता है कि मेरी सहेली ने जो भी देखा
वो अगर वो सब कुछ तुम्हें अपने आप बताए तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरे कहने से तुम उससे एक बार मेल ही लो और उससे ये कहना कि तुम्हें मैंने भेजा है, और ये भी कहना कि वो शायद लेडी ऑफ शैलॉट के बारे में ज्यादा बेहतर बता पाएगी। लेडी ऑफ शैलॉट? ये क्या कोई कोड वर्ड है आंटी? कोई खुफिया संदेश? नहीं, ये कोई कोड वर्ड नहीं है बच्चे, लेकिन इस तरह से उसे याद आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और किस बात पर जोर देना चाहती हूँ। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ, जल्दी ही उनसे मिलूंगा और फिर फुर्सत मिलते ही जल्दी ही एक दिन आपसे भी मिलने आऊँगा। मुझे आपसे बहुत सारी गप्पें मारनी है। अब मैं चलता हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जेन आंटी। भाग 3। जब डैरमॉट ने अपना परिचय दिया तो मिसेस बेंट्री थोड़ा हड़बड़ा सी गईं। ओह, आपको जेन मार्पल ने मेरे पास भेजा है। आइए बैठिए। जब वो दोनों बैठ गए तो डैरमॉट ने सवाल पूछना शुरू किया। तो मिसेस बेंट्री, आंटी के बताए मुताबिक आप उस वक्त वहीं थीं जब वो कत्ल हुआ। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये वाकई एक कत्ल था? देखिए, औपचारिक तौर पर तो कुछ बताया नहीं गया है इंस्पेक्टर। वैसे ये एक हादसा भी हो सकता है, लेकिन हम सभी लोग इसे हत्या ही मानकर चल रहे हैं। और आपको क्या लगता है ऐसा किसने किया होगा? अरे यही तो अजीब बात है इंस्पेक्टर, हम बिल्कुल भी नहीं जानते, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन कर सकता था, या कि कोई भला ऐसा करना चाहता ही क्यों होगा। आपके कहने का मतलब ये है मिसेस बेंट्री कि आपको ऐसा लगता है कि हीथर बैडकॉक को भला कोई क्यों मारना चाहता होगा? जी हाँ इंस्पेक्टर, बिल्कुल यही। सच कहूँ तो मैं कल्पना तक नहीं कर सकती कि कोई उस औरत को मारना चाहेगा। मैंने कई बार उसे लोकल जगहों पर देखा था, गर्ल गाइड, सेंट जॉन एम्बुलेंस और ऐसी ही कई जगहों पर। वैसे तो वो थोड़ी सिरफिरी किस्म की औरत थी, कुछ ज्यादा ही जोशीली और हर बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाली और तारीफों के बड़े बड़े पुल बांधने वाली। लेकिन इस बात के लिए कोई किसी का कत्ल थोड़े ही कर देता है। वो उस टाइप की औरतों में से थी जिसको अगर आप अपने घर के दरवाजे के बाहर देख लें तो अपनी नौकरानी से कहलवा देंगे कि आप घर पर नहीं हैं। आपके कहने का मतलब ये है मैम कि मिसेस बैडकॉक से मिलना सिर दर्द से कम नहीं था, लेकिन इस बात के लिए कोई हमेशा के लिए उनका सफाया करने के बारे में नहीं सोच सकता। जी हाँ, मेरे कहने का बिल्कुल यही मतलब है। और ब्लैकमेल के बारे में आपका क्या विचार है मिसेस बेंट्री? क्या आपको लगता है कि वो किसी को ब्लैकमेल कर रही होगी? अरे नहीं इंस्पेक्टर, ये तो मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि वो ऐसा करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी। वो अपने उसूलों और नियमों की बड़ी ही पाबंद थी और काफी दयालु भी थी, इसलिए ऐसा काम तो वो कभी नहीं कर सकती थी। कहीं उसके पति का कोई और अफेयर तो नहीं चल रहा है? जी नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मैंने तो उसे सिर्फ पार्टी में ही देखा था। वैसे मुझे तो वो सीधा साधा इंसान ही लगा। तो चलिए ठीक है मिसेस बेंट्री, अब मैं उस बात पर आता हूँ जिसके लिए मैं खास तौर पर आपसे मिलने आया हूँ। मैं मिस मार्पल की बहुत इज्जत करता हूँ और उनकी बहुत सराहना भी करता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको हमारी मुलाकात के दौरान लेडी ऑफ शैलॉट की याद दिला दूँ। तो अब जो भी वो बात है वो आप प्लीज़ मुझे बताइए। ओह, जेन ने ऐसा कहा था? आजकल तो कोई भी टेनिसन को पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन क्या कमाल का लिखता था वो। आउट फ्लू द वेब एंड फ्लोटेड वाइड, द मिरर क्रैक्ड फ्रॉम साइड टू साइड, द कर्स इज कम अपॉन मी, क्राइड द लेडी ऑफ शैलॉट। और पता है आपको इंस्पेक्टर, उसने बिल्कुल यही किया। जी, मैं कुछ समझा नहीं। किसने किया? क्या किया? मेरे कहने का मतलब ये है इंस्पेक्टर कि मरीना ग्रेग उस टाइम बिल्कुल ऐसी ही दिख रही थी। ये उस पार्टी के दौरान की ही बात है। मरीना ग्रेग और उसका पति उस टाइम लोगों से मेल मुलाकात कर रहे थे। सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से में मेहमानों का स्वागत किया जा रहा था। वो हम में से कुछ लोगों को भीतर ले गए। मुझे शायद इसलिए बुलाया गया था क्योंकि मैं पहले कभी उस घर की मालकिन रही थी, और हीथर और उसके पति को इसलिए बुलाया गया क्योंकि उस दिन के जश्न और बाकी इंतजाम उसी ने देखे थे। जब वो दोनों मियाँ बीवी ऊपर आए तो मैं वहीं पास में ही खड़ी थी और मैंने सब कुछ साफ साफ देखा था। मिसेस बैडकॉक एक लंबा सा किस्सा सुना रही थी, ठीक उसी तरह का जो अक्सर लोग बड़ी हस्तियों को देखकर सुनाने लगते हैं। उन्हें कितना अच्छा लगा, वो किस तरह हमेशा से उस हस्ती से मिलना चाहते थे, और उसके बाद वो उसे ये बताने लगी कि कई सालों पहले भी वो उससे एक बार मिली थी और वो सब कितना दिलचस्प रहा था। तब मैंने मन ही मन सोचा कि इन बड़ी हस्तियों के लिए सही वक्त पर सही वाक्य बोलना कितना मुश्किल होता होगा। ये कितना उकता जाते होंगे जब लोग इस तरह की बातें करते होंगे। और फिर अचानक मैंने ध्यान दिया कि मरीना ग्रेग उस तरह का बर्ताव नहीं कर रही थी जैसा उसे करना चाहिए था। वो सिर्फ एक टक ताक रही थी। ताक रही थी? क्या मिसेस बैडकॉक को? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं।
ऐसा लग रहा था मानो वो मिसेस बैडकॉक को तो पूरी तरह से भूल गई हो। उनकी बातों का एक भी शब्द उसके दिमाग में जा रहा था ऐसा नहीं लग रहा था। वो तो लगातार लेडी ऑफ शैलोट जैसी नजरों से ताके जा रही थी सीढ़ियों पर, मानो उसने कुछ बुरी चीज देख ली हो, कुछ ऐसा जो डरावना था, कुछ ऐसा जिस पर वो भरोसा नहीं कर पा रही थी या जिसे देखना भी उसे सहन नहीं हो रहा था। लेडी शैलोट के ही शब्दों में, मेरे ऊपर बदकिस्मती का साया पड़ गया। उस वक्त उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे उसके ऊपर किसी बदकिस्मती का साया पड़ गया हो। इसीलिए मैंने इसे लेडी ऑफ शैलोट जैसी निगाहें कहा था। लेकिन वो देख किसे रही थी मिसेस बेंट्री? काश ये बात मैं जान सकती इंस्पेक्टर, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आपने कहा कि वो उस वक्त सीढ़ियों के ऊपर थी। जी हाँ, और वो मिसेस बैडकॉक के एक कंधे के ऊपर से उनके पीछे कुछ ताक रही थी। क्या उस वक्त सीढ़ियों से कोई लोग ऊपर आ रहे थे? जी हाँ, शायद 5-6 लोग रहे होंगे। तो क्या वो उनमें से किसी एक खास आदमी को देख रही थी? जी ये मैं नहीं कह सकती। असल में मेरा मुंह उस तरफ नहीं था। मैं तो मरीना ग्रेग को ही देख रही थी। सीढ़ियों की तरफ मेरी पीठ थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सीढ़ियों में लगी तस्वीरों में से किसी एक को ताक रही थी। लेकिन अगर वो उसी घर में रहती है मिसेस बेंट्री, तो उसने वो तस्वीरें पहले भी तो देख रखी होंगी। जी हाँ, तब हो सकता है कि वो आने वाले लोगों में से किसी को देख रही हो। अच्छा, क्या आप ये याद कर सकती हैं कि वहाँ पर कितने लोग थे? जी हाँ, वो तो मुझे अच्छी तरह पता है। मेयर अपनी पत्नी के साथ आए थे। एक लाल बालों वाला कोई पत्रकार था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, शायद गैलब्रेथ या ऐसा ही कुछ था। उसके बाद एक बड़ा सा काला आदमी था, मतलब नीग्रो नहीं था, लेकिन वो बहुत ही भद्दा सा काले रंग का इंसान था। और उसके साथ एक हीरोइन भी थी, थोड़ी सी ब्लॉन्ड और बिंदास टाइप की। उनके अलावा मच बेनहम से बूढ़े जनरल बार्नस्टेपल थे, और हाँ, फार्म से ग्राइस भी आए थे। क्या बस इतने ही लोग थे वहाँ पर मिसेस बेंट्री? देखिए, हो सकता है कुछ लोग और भी हों, लेकिन मेरा मिजाज थोड़ा अच्छा नहीं था, और वैसे भी मैं इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी कि कौन आया और कौन नहीं आया। मुझे तो इतना ही पता है कि मेयर, जनरल और वो अमेरिकी ठीक उसी वक्त पहुँचे थे, और वहाँ पर कुछ लोग तस्वीरें ले रहे थे। उनमें से एक तो लोकल लड़का था और दूसरी लड़की लंदन से आई थी। लंबे बालों और बड़े से कैमरे के साथ कलाकारों जैसी दिखने वाली छोकरी थी वो। डेरमॉट ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सारी बातें मुझे बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिसेस बेंट्री। ये जो एक छोटा सा पॉइंट है, ये वाकई काफ़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण लग रहा है। अब मैं चलता हूँ, अगर दोबारा ज़रूरत पड़ी तो फिर आपसे बात करने आऊँगा। फिर उसने अपनी गर्दन हिलाई और मच बेनहम के ऑफिस की तरफ चल दिया। अध्याय 9, भाग 1। क्रैडॉक ने फ्रैंक कॉर्निश को सिगरेट देते हुए कहा, तो लोकल लेवल पर कुछ हाथ नहीं आया तुम्हारे? बिल्कुल नहीं सर, उसका कोई दुश्मन नहीं था, किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, पति के साथ भी कोई अनबन नहीं थी, यहाँ तक कि कोई दूसरा अफेयर भी नहीं था, ना उसका ना उसके पति का। कहीं उसका पति तो किसी और से ब्याह नहीं करना चाहता है? हो सकता है उसके ऑफिस में कोई हो। जी नहीं सर, वो बिडल एंड रसेल कंपनी में काम करता है, वो एस्टेट एजेंट्स हैं। वहाँ औरत के नाम पर 50 साल के करीब उम्र की बस एक मिस ग्रैंडल है, और मुझे नहीं लगता कि वो किसी पुरुष को लुभा सकती हैं। हालांकि अगर ये बात सुनने में आए कि मिस्टर बैडकॉक ने जल्दी ही दोबारा शादी कर ली है, तो मुझे हैरानी नहीं होगी। असल में वो उसकी एक पड़ोसन है, एक विधवा औरत जो अपने बेटे के साथ रहती है। जब मैं पूछताछ के लिए गया तो वो वहाँ उसके घर में उसके लिए चाय बना रही थी। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूँगा कि वो औरत तो उससे शादी करने का पूरा मन बना चुकी है, लेकिन बेचारे मिस्टर बैडकॉक को सपने में भी ये गुमान नहीं है कि वो औरत क्या चाहती है। बेचारा आर्थर। वो औरत है किस तरह की? दिखने में तो सुंदर है, ज्यादा जवान तो नहीं है, लेकिन लुभावनी है। गहरा रंग है, गहरी आंखें हैं। उसका नाम है मिस मैरी बेन। वो एक विधवा औरत है। अच्छा, उसका पति क्या करता था? कह नहीं सकता। उसका बेटा कहीं आसपास ही काम करता है और उसके साथ ही रहता है। वैसे उसे देखकर मुझे ये लगा था कि मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। इतना कहकर उसने अपनी घड़ी देखी। ओह, 12 बजने में 10 मिनट रह गए। मैंने 12 बजे गॉसिंगटन हॉल में तुम्हारे लिए मुलाकात का समय लिया है। बेहतर होगा कि अब हम वहाँ चलें। भाग 2। डेरमॉट की आंखें अक्सर देखने में लापरवाह सी दिखती थीं, लेकिन वो मन ही मन बहुत ही ध्यान से गॉसिंगटन हॉल को परख रहा था। इंस्पेक्टर कॉर्निश उसे वहाँ ले गया और उसे हेली प्रेस्टन के हवाले करके बहुत ही चालाकी से उनसे विदा लेकर वहाँ से निकल गया। डेरमॉट ने प्रेस्टन से एक आध सवाल पूछा और उसके बाद हेली प्रेस्टन नाम के उस आदमी ने जो बोलना शुरू किया तो फिर वो चुप ही नहीं हुआ। उसने कई बार अलग अलग तरीकों से बताया
कि किस तरह से ये सबके लिए बड़ी ही लज्जा की बात थी, किस तरह से सारे लोग कितने परेशान थे, किस तरह मरीना ने इस बात को दिल से लगा लिया था, जेसन रड हर संभव तरीके से बेचैन थे, और किस तरह से ये घटना सबके लिए एक नासूर से कम नहीं थी। और इंस्पेक्टर क्रैडॉक जब चाहे हेलिंगफोर्थ स्टूडियो या उनके किसी भी स्टाफ से मनचाहा सहयोग ले सकते हैं, उनको पूरा सहयोग दिया जाएगा। वो किसी से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, और अगर वो लोग किसी भी तरह से मदद कर पाए तो वो ज़रूर करेंगे। और हीथर बैडकॉक कितनी अच्छी औरत थी, और उसने सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के लिए क्या क्या नहीं किया था। जब डेरमॉट बहुत ही बुरी तरह से ये सब सुनते सुनते उकता गया तो आखिरकार उसे हेली को बीच में टोकना पड़ा। हेली अचानक से थम गया। जी, क्या कहा आपने? जी, मैंने ये कहा मिस्टर हेली प्रेस्टन कि क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पूछिए ना। क्या मिसेस बैडकॉक की मौत इसी जगह पर हुई थी? जी हाँ, बिल्कुल यही जगह थी। मैं तो आपको वो कुर्सी भी दिखा सकता हूँ। हेली प्रेस्टन गलियारे में एक तरफ गया और उसने वहां रखी एक आराम कुर्सी की तरफ इशारा कर दिया। वो यहाँ बैठी थी। उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कोई उसके लिए कुछ लेने गया और फिर उसने ठीक उसी जगह पर दम तोड़ दिया। पता नहीं बाद में उसे किसी डॉक्टर ने देखा भी था या नहीं, लेकिन काश उसे किसी ने पहले से चेतावनी दी होती कि उसे अपने दिल का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मिस्टर प्रेस्टन, उसके दिल को कुछ नहीं हुआ था। वो एक स्वस्थ औरत थी। वो उस दवा की 6 गुना खुराक की वजह से मारी गई, जिसको हम कैमो या कामो के नाम से जानते हैं। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ उस दवाई को, मैं खुद भी तो कई बार लेता हूँ। क्या वाकई मिस्टर प्रेस्टन? और क्या आपको लगता है कि उसका असर होता है? जी हाँ, उसका तो बहुत बढ़िया असर होता है। ये आपके मूड को एकदम से ठीक करके मन को शांत कर देती है। क्या ये दवा इस घर में भी कहीं पर पाई जाती है? पाई जाती है? अजी, यहाँ तो ढेर के ढेर लगे रहते हैं। यहाँ के करीब करीब हर बाथरूम के दराज में आपको ये दवाई रखी मिल जाएगी। बल्कि मैं तो ये तक कहूँगा इंस्पेक्टर कि हो सकता है उसने खुद ही अपने जाम में यह दवा डाल ली हो और उसे गलती से ज्यादा मात्रा में डल गई हो। जी नहीं मिस्टर प्रेस्टन, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो एक जानलेवा खुराक थी और मिसेस बैडकॉक ने अपने आप ऐसा कुछ नहीं लिया। जहाँ तक हमने उनके बारे में पता लगाया है, वो अपने आप से एस्प्रिन या सोडा बाइकार्बोनेट से ज़्यादा कभी कुछ नहीं लेती थी। ओह, तब तो ये हमारे लिए परेशानी की बात बन गई है ना? अच्छा, आप ये बताइए कि मिस्टर रड और मिस ग्रेग अपने मेहमानों से कहाँ मिल रहे थे? यहीं सीढ़ियों के पास। चीफ इंस्पेक्टर क्रैडॉक भी उन्हीं के साथ खड़ा था। उसने अपने पीछे वाली दीवार पर देखा। वहाँ जो पेंटिंग लगी थी उसमें एक इटालियन मैडोना और उसके बच्चे को दिखाया गया था। उसने अंदाज़ा लगाया कि ये एक अच्छी पेंटिंग की सुंदर नकल थी। नीले रंग के चोगे में सजी मैडोना ने नवजात जीसस को हवा में उछाल रखा था और माँ और बच्चा दोनों ही हंस रहे थे। उनके दोनों तरफ लोग खड़े थे और सबकी नज़रें बालक की ही तरफ थीं। उस तस्वीर के बाईं और दाईं तरफ 2 संकरी खिड़कियां थीं, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था जिसकी वजह से मरीना ग्रेग लेडी ऑफ शैलॉट की तरह से डर जाए और कहे कि उसके ऊपर बदकिस्मती का साया पड़ गया। तो मिस्टर प्रेस्टन, सीढ़ियों से कुछ लोग भी तो ऊपर आ रहे होंगे? इंस्पेक्टर ने सवाल किया। जी हाँ, वो जोड़ों में आ रहे थे। सब लोग एक साथ नहीं आए। कुछ को तो मैं अंदर ला रहा था और कुछ लोग मिस्टर रड की सेक्रेटरी एला के साथ आ रहे थे। मेरे पास लोगों की एक पूरी लिस्ट थी और उसके हिसाब से ही मैं लोगों को बाहर से अंदर लाने का काम कर रहा था। मैं उनको अंदर लाकर मिलवाता, उनकी खातिरदारी करता और फिर अगले लोगों को लाने के लिए निकल जाता। उस समय मैं मिसेस बैडकॉक को पहचानता तक नहीं था। मेरे लिए तो वो बस लिस्ट का एक नाम भर थी। हाँ, मुझे इतना ज़रूर याद है कि जब मेयर आए थे तो उस समय मैं दूसरे लोगों को छोड़कर नीचे जा रहा था। ठीक है, जब आप नीचे गए तो ज़रा याद करके बताइए कि उस समय ऊपर कौन कौन आ रहा था। वो तो मुझे याद है। एक तो जिम गॉलबर्थ था, अखबार से आया था वो लड़का, पत्रकार है। 3-4 लोग और थे जिनके बारे में मैं नहीं जानता। 2 फोटोग्राफर भी थे। एक लोकल था जिसका नाम मुझे याद नहीं, और लंदन से एक आर्टिस्ट लड़की तस्वीरें लेने आई थी। वो कैमरे से नए एंगल की तस्वीरें लेने में माहिर है। उसका कैमरा इस कोने में था ताकि वो मरीना को मेहमानों से मिलते हुए शूट कर सके। और हाँ, याद आया, उसी समय आर्डविक फैन भी आया था। ये आर्डविक फैन कौन है? इंस्पेक्टर ने पूछा। हेली प्रेस्टन को जैसे सदमा सा लगा। आप आर्डविक फैन को नहीं जानते? टीवी और फिल्मी दुनिया का इतना जाना माना नाम है वो। हमें तो ये भी नहीं पता था कि वो इस देश में आया हुआ था। तो क्या वो अचानक ही यहाँ आ गया था? जी हाँ, और उसका इस तरह से यहाँ आना सबको बहुत ही अच्छा भी लगा था। क्या वो मिस ग्रेग और मिस्टर रड का पुराना दोस्त है? कई साल पहले वो मरीना का अच्छा दोस्त होता था जब उसने अपने दूसरे पति से विवाह किया था,
लेकिन जैसन के बारे में मुझे नहीं पता कि वो उसे अच्छी तरह से जानता है या नहीं। ठीक है, क्या उसे देखकर सब लोग खुश हुए थे? जी हाँ, बिल्कुल, हम सबको बहुत ही अच्छा लगा था। इसके बाद क्रैडॉक दूसरी तरह की बातों पर आ गया। उसने वहाँ पिलाई जाने वाली कॉकटेल, उसमें मिलाए जाने वाले पेय पदार्थों, उनकी मात्रा, उन्हें परोसने वाले नौकरों और उस दिन के लिए बुलाए गए नौकरों के बारे में विस्तार से जानकारी बटोरी। जैसा कि इंस्पेक्टर कॉर्निश ने भी कहा था कि सारे उत्तर ऐसे थे मानो वहाँ मौजूद 30 लोगों में से कोई भी बड़ी ही आसानी से हीथर बैडकॉक को जहर दे सकता था, और उसी समय उन 30 में से ही कोई एक उसको ऐसा करते हुए देख भी सकता था। क्रैडॉक ने मन ही मन सोचा कि ये अपने आप में एक बड़े ही खतरे वाला खेल था। आखिर में उसने कहा, आपका धन्यवाद मिस्टर प्रेस्टन, क्या मैं मिस मरीना ग्रेग से बात कर सकता हूँ? माफ़ कीजिएगा, लेकिन इसका तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इस समय बिस्तर में है, पूरी तरह से बिस्तर में। डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं। असल में डॉक्टर ने उनके लिए एक सर्टिफिकेट भी लिख दिया है, मैं उसे दिखाने के लिए अपने साथ लाया हूँ। क्रैडॉक ने सर्टिफिकेट को हाथ में लेकर पढ़ा। फिर उसने पूछा, ओह, क्या मिस ग्रेग के पास हमेशा निजी डॉक्टर का इंतज़ाम रहता है? अरे साहब, ये सब हीरो हीरोइन ना बड़े ही नाज नखरों वाले होते हैं। इनकी लाइफ इतनी आसान थोड़ी होती है। 24 घंटे गहरे प्रेशर में जीते हैं ये, और बड़ी हस्तियों के मामले में पर्सनल डॉक्टर को रखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि वो उनके मूड को समझते हैं। डॉक्टर मॉरिस गिलक्रिस्ट का बड़ा ही नाम है। वो कई सालों से मरीना का इलाज करते आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, वो एक लंबे अरसे तक बीमार रह चुकी हैं। काफ़ी टाइम तो हॉस्पिटल में भी भर्ती रही थी। बस 1 साल पहले ही उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ और अब धीरे धीरे उनकी सेहत पहले से बेहतर हो रही है। वैसे अगर आप मिस्टर रड से मिलना चाहें तो वो करीब 10 मिनट में स्टूडियो से वापस आने वाले हैं। चलो, ये तो अच्छी बात है, मैं उनसे मिलूंगा। क्या इस दौरान घर में डॉक्टर गिलक्रिस्ट से मेरी बात हो सकती है? जी हाँ, ज़रूर, मैं उनको अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर हेली प्रेस्टन वहाँ से निकल गया। कुछ पल बाद ही वो डॉक्टर गिलक्रिस्ट को लेकर फिर से वहाँ हाजिर था। डॉक्टर मॉरिस गिलक्रिस्ट बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जैसी डेरमॉट ने कल्पना की थी। वो बिल्कुल भी किसी डॉक्टर जैसे नहीं लग रहे थे। वो एक निडर, दिलदार और हकीकत पर टिके रहने वाले लोगों जैसे लग रहे थे। उनके सिर पर भूरे बालों का छत्ता जैसा था और चेहरे पर गहरी आंखें। डॉक्टर गिलक्रिस्ट, मैं चीफ इंस्पेक्टर क्रैडॉक डेरमॉट हूँ। क्या मैं आपसे अकेले में कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? डॉक्टर ने हामी भरी और उसे एक अलग कमरे में ले गए। ये डॉक्टर का अपना बेडरूम था जो दिखने में काफ़ी आरामदायक दिख रहा था। जब दोनों कुर्सियों पर बैठ गए तो इंस्पेक्टर ने पूछा, डॉक्टर, आपका कहना है कि मिस मरीना अभी बात करने की हालत में नहीं है। उनको हुआ क्या है? वो अभी काफ़ी नर्वस हैं इंस्पेक्टर। अगर अभी आप उनसे पूछताछ करने गए तो 10 मिनट के अंदर वो हिस्टीरिया के दौरे की शिकार हो जाएंगी। मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। अगर आप मेरे पास पुलिस डॉक्टर को भेजना चाहें तो मैं उनको अपनी राय बता सकता हूँ। बस यही कारण है कि वो अभी पूछताछ के लिए सामने नहीं आ सकती। और ऐसा कितने समय तक चलेगा डॉक्टर? क्या ऐसी हालत लंबे टाइम तक बनी रहती है? देखिए इंस्पेक्टर, अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। अगले 48 घंटों के दौरान वो ना सिर्फ पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी बल्कि आपसे खुद ही मिलना भी चाहेंगी। वो ये चाहेंगी कि आप उनसे इस मामले में पूछताछ करें, आपके सवालों के जवाब भी देना चाहेंगी। असल में ये लोग ऐसे ही होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इनके जीवन के बारे में कुछ समझा सकूं, तब आप शायद समझ सकें कि ये लोग इस तरह से पेश क्यों आते हैं। असल में फिल्म स्टार्स की जिंदगी गहरे दबाव के तले रहती है और वो जितना ज़्यादा कामयाब होते जाते हैं ये प्रेशर बढ़ता जाता है। वो हमेशा लोगों की नज़रों के बीच रहते हैं। घंटों तक कड़ी मेहनत उनको करनी पड़ती है। एक ही शॉट जाने कितनी कितनी बार रीटेक होता है। ये सब कुछ बहुत ही पकाऊ और नीरस होता है। दिमाग का दही होने में देर नहीं लगती। बेशक आप सुख सुविधा और ऐशो आराम के बीच तो जीते हैं, लेकिन आपको हमेशा लोगों की नज़रों के सामने बने रहना होता है। आप खुद से किसी भी चीज़ का आनंद नहीं उठा सकते। सही मायनों में आप कभी भी किसी भी टाइम रिलैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह आपको घूरने वाली नज़रें आपके पीछे लगी होती हैं। और एक बात और भी है इंस्पेक्टर, अगर आप इस कैरियर को अपनाते हैं और इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आप एक खास तरह के इंसान बन जाते हैं। एक ऐसे इंसान जो हमेशा एक अधूरेपन के बीच जीता है। आप हर वक्त दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हाथ पैर मारते रहते हैं। हमेशा यही सोचते रहते हैं कि आप वो कर सकेंगे या नहीं जिसकी आपसे उम्मीद की जा रही है। लोग कहते हैं कि एक्टर और एक्ट्रेसेस किसी काम के नहीं होते, नाकारा होते हैं,
लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बात सच नहीं है। वो लोग घमंडी नहीं होते। हाँ, उनके अंदर अपने आप को लेकर एक जुनून पाया जाता है। उनको हमेशा लगातार एक दिलासे की ज़रूरत रहती है। आप जैसन रड से पूछकर देखिए, वो भी आपको यही कहेंगे। आपको उनको बारंबार ये एहसास दिलाना होता है कि वो लोग सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग खुद अपने आप को हमेशा शक के दायरे में खड़ा रखते हैं और यही बात उनको चिड़चिड़ा बना देती है। वो जितने ज़्यादा नर्वी होते जाते हैं, उनके काम में भी उतना ही निखार आता जाता है। ये सब तो काफ़ी दिलचस्प बातें हैं डॉक्टर। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आया कि डॉक्टर ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं आपको मरीना ग्रेग के बारे में समझाना चाहता था। बेशक आपने भी तो उनकी फिल्में देखी ही होंगी। उनके पास एक अच्छा व्यक्तित्व, सुंदरता, सहानुभूति, अच्छी एक्टिंग की कला सब कुछ है और उनको अपना यही असर बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। इसी कारण से उनकी नर्व्स पर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि वो बहुत जीवट वाले इंसानों में से नहीं हैं। वो हर टाइम ऐसे मूड के साथ जीती हैं जिसमें वो आशा और निराशा के बीच झूलती रहती हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख सहे हैं। अगर इस वाली शादी को छोड़ दें तो उनकी पिछली किसी भी शादी से उनको खुशी नहीं मिल सकी। अब उनकी शादी एक ऐसे आदमी से हुई है जिसको वो दिलो जान से चाहती हैं और जो उनको सालों से प्रेम करता आ रहा है। वो उसके प्रेम में मगन है और पूरी तरह से खुश हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये सब कुछ कब तक चलेगा। असल में उनके साथ एक ही मुश्किल है। उनको अचानक ये लगने लगता है कि वो अपने जीवन में उस मुकाम पर आ गई हैं जहाँ आकर सब कुछ परियों की कहानियों की तरह से सुखद और रोमांटिक हो जाता है और जहाँ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। और फिर अगले ही पल वो ये सोचने लगती हैं कि वो एक ऐसी औरत है जिसका जीवन हमेशा की तरह से बर्बाद हो चुका है और जिसने कभी प्यार और खुशी को जाना ही नहीं और ना ही कभी जान सकेंगी। अगर वो इन दोनों भावों के बीच में कहीं पर टिक सकें तो ये बात उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन उनका स्वभाव ऐसा है कि वो उस जगह पर टिक नहीं पाती और इसीलिए मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं उनको अति से बचाऊं। तभी हम एक बेहतरीन एक्ट्रेस को खोने से बचा पाएंगे। थोड़ी देर तक चुप्पी छाई रही। फिर इंस्पेक्टर ने धीरे से पूछा, इन दिनों घटी घटनाओं से वो काफ़ी परेशान तो होंगी? जी हाँ, बिल्कुल हैं। और वो जो गोलियां थीं जिनकी मात्रा ने हीथर की जान ली, क्या मरीना ग्रेग ने भी कभी अपने लिए इनका इस्तेमाल किया है डॉक्टर? अरे वो तो उनके साथ ही जीती हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोग उसके साथ जीते हैं। एला वो दवाई लेती है, हेली प्रेस्टन भी लेते हैं और भी बहुत से लोग हैं जो उस दवाई को लेते हैं। आजकल जैसे ये एक फैशन सा बन गया है। मैं तो इनकी ज़्यादा मात्रा लेने की सलाह नहीं देता, लेकिन वैसे अगर सही तरीके से इनको लिया जाए तो इनसे कोई खतरा नहीं होता। ये दवाइयाँ उन लोगों की मदद करती हैं जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। काश मैं इस बात को समझ सकता डॉक्टर। वैसे आप मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये सब बताकर? डॉक्टर हौले से मुस्कुराया और बोला, मैं ये तय करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा फ़र्ज़ क्या है। दो फ़र्ज़ हैं। एक वो जो डॉक्टर का अपने मरीज़ के लिए होता है, यानी मरीज़ जो भी कहे उसे उसकी बात को गुप्त रखना चाहिए। लेकिन इसका एक और नज़रिया भी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मरीज़ के लिए कोई खतरा है तो आपको उस खतरे से बचाव के लिए कदम तो उठाने ही चाहिए ना। और इस वक्त मैं ठीक वही करने की कोशिश कर रहा हूँ इंस्पेक्टर। क्या मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे आप अपने तक ही रखेंगे? मेरा मतलब है, आप अपने सहकर्मियों को तो उसे बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक बाहरी दुनिया और इस घर की बात है वहाँ पर आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। क्या आप मुझे ये वचन दे सकते हैं? जी नहीं डॉक्टर, मैं आपको वचन तो नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि आने वाले दिन क्या हालात लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, जहाँ तक संभव हो सका आप जो भी मुझे कहेंगे वो मेरे और मेरे सहकर्मियों के बीच ही रहेगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। अब आप मेरी बात को सुनिए। हो सकता है इस बात का कोई खास मतलब ना हो। असल में मरीना जिस दशा में है उसमें महिलाएं अक्सर कुछ भी बोल देती हैं। मैं आपको वही बात बताने जा रहा हूँ जो उसने मुझसे कहा। हो सकता है कि ये बात पूरी तरह से बेबुनियाद हो। असल में इस घटना के बाद वो एकदम टूट सी गई थी। उसने मुझे बुलवाया और मैंने उसे शांत होने की दवा दी। उसके सिरहाने बैठा रहा और उसका हाथ थामकर उसे समझाता रहा कि सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गई, लेकिन बेहोश होने से पहले उसने मुझसे कहा, डॉक्टर, वो जाम मेरे नाम था। क्रह डॉक्टर को ताकता रहा और फिर उसने पूछा, क्या उन्होंने ऐसा कहा था? और उस दिन के बाद फिर क्या हुआ? उस दिन के बाद उसने वो बात फिर नहीं दोहराई। मैंने एक बार टोह भी लेनी चाही, लेकिन वो टाल गई। बोली,
लगता है आपसे कोई भूल हुई है डॉक्टर, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। शायद मैं उस समय नींद के नशे में थी। और आपको क्या लगता है डॉक्टर कि वो उस वक्त सच बोल रही थी? जी हाँ इंस्पेक्टर, उसकी बात में दम तो था। हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसने ये बात यूं ही कह दी होगी। कोई उनको जहर देना चाहता था या मिसेस बैडकॉक को, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मरीना इस बात को पक्के तौर पर सोचती और मानती है कि वो जहर असल में उसी के लिए था। थैंक यू डॉक्टर गिलक्रिस्ट, ये बात मेरे साथ शेयर करने के लिए। भले ही मरीना की ये बात कोई बुनियाद रखती हो या ना रखती हो, लेकिन ये तो तय है कि वो अभी भी खतरे के घेरे में है। वैसे क्या आप ये बता सकते हैं कि मरीना को ऐसा क्यों लगा होगा? जी नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, बस एक बात और डॉक्टर, क्या आप जानते हैं कि मरीना ने अपने पति से इस बारे में कुछ कहा है या नहीं? डॉक्टर ने हौले से गर्दन हिलाई। मुझे पक्का यकीन है कि उसने अपने पति से कुछ नहीं कहा है। और अगर अब आपको और कुछ ना पूछना हो तो क्या मैं वापस जा सकता हूँ इंस्पेक्टर? जी हाँ, आप जा सकते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद क्रैडॉक बाहर निकला और धीमे धीमे सीटी बजाने लगा। अध्याय 10। अब इंस्पेक्टर क्रैडॉक को मिलना था जेसन रड से। उस आदमी को देखते ही उसने मन ही मन कुछ ही पलों में जेसन का सारा एक्सरे निकाल लिया। उसे जेसन को देखकर लगा कि वो जेसन के बारे में केवल उतना ही अंदाज़ा लगा सकता है जितना जेसन उसे खुद जानने की इजाज़त देगा। गहरी और सोच में डूबी आंखें जो आसानी से कुछ नहीं बताती, बदसूरत और खुरदुरे सिर से बौद्धिकता झलक रही थी। जेसन ने सवालिया नज़रों से उसे देखा और इंस्पेक्टर ने कहा, मैं अभी डॉक्टर गिलक्रिस्ट से मिला था। उन्होंने बताया कि आपकी पत्नी की हालत अभी ऐसी नहीं हुई है कि उससे पूछताछ की जा सके। जी नहीं इंस्पेक्टर, मरीना बहुत ही नाजुक मिजाज है। वो बहुत ही आसानी से घबरा जाती है और यहाँ तो उसके ठीक सामने एक हत्या हुई है। आप समझ सकते हैं कि ये उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो आपको ऐसा कुछ बता सकेगी जो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। जब ये सब हुआ तो मैं उसके साथ ही खड़ा था और मेरी बीवी के मुकाबले मेरी नज़रें ज़्यादा तेज़ हैं। तो आपको जो भी पूछना है आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं। जी, मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आप या आपकी पत्नी हीथर को पहले से जानते थे? जी नहीं, मैंने तो उस औरत को अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन की तरफ से उसने मुझे 2 पत्र ज़रूर भेजे थे, लेकिन उसकी मौत के 5 मिनट पहले तक हम उससे पहले कभी नहीं मिले थे। लेकिन उसने तो दावा किया था कि वो आपकी पत्नी से पहले मिल चुकी थी। जी हाँ, ये करीब 12-13 साल पहले की बात रही होगी। शायद बरमूडा में ये हुआ था। वहाँ एम्बुलेंस की सहायता के लिए कोई बड़ी गार्डन पार्टी थी। मरीना ने उसका लॉन्च किया था। वो मिसेस बैडकॉक शायद वही राग सुना रही थी कि कैसे वो फ्लू से पीड़ित होने के बाद भी किसी तरह से वहाँ पहुँची थी और उन्होंने मेरी पत्नी से भेंट की थी और उससे ऑटोग्राफ भी लिया था। असल में क्या है इंस्पेक्टर कि ऐसा हमारे साथ अक्सर होता रहता है। लोग लाइनें बनाकर मेरी पत्नी के ऑटोग्राफ के लिए खड़े रहते हैं और वो इन पलों को सारी ज़िंदगी याद रखते हैं। उनके जीवन के लिए तो ये यादगार पल होते हैं, लेकिन मेरी पत्नी उन हज़ारों लोगों में से हर एक को तो खास तौर पर याद नहीं रख सकती ना। उसे तो बेशक याद भी नहीं होगा कि उसने हीथर को पहले कभी देखा भी था। ठीक है मिस्टर रड, मुझे ये बताया गया है कि आपकी पत्नी उन कुछ पलों के लिए थोड़ा सा सकपकासी गई थी जब हीथर उनसे बात कर रही थी। क्या आप भी मानते हैं कि उस वक्त ऐसा हुआ था? देखिए इंस्पेक्टर, उस समय वो अपनी सोशल ड्यूटी निभा रही थी और सब कुछ एकदम मशीनी तरीके से हो रहा था। हो सकता है दिन के आखिर तक आते आते वो कुछ समय के लिए थक कर निढाल हो गई हो। हालांकि मैंने खुद तो ऐसा कुछ नहीं देखा। अरे नहीं, 1 मिनट रुकिए, मुझे याद आया, उसने हीथर के सवाल का जवाब थोड़ी देर के बाद दिया था। असल में मैंने ही उसे टहोका देकर चेताया था कि वो जवाब क्यों नहीं दे रही। जहाँ तक मुझे लगता है थकान की वजह से ही ऐसा हुआ था। ठीक है मिस्टर रड, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि शायद हीथर की मौत एक हादसा रही हो? असल में शायद कोई आपकी बीवी को मारना चाहता हो? इंस्पेक्टर के इस सवाल के बाद एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ देर बाद जैसन ने एक आह भरी और फिर से सहज हो गया और बोला, जी इंस्पेक्टर, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे तो पूरी तरह से इस बात पर यकीन है। लेकिन आपने तो इस बारे में पुलिस या किसी भी पूछताछ में इस बात का नाम तक नहीं लिया? जी हाँ, नहीं लिया। क्यों नहीं लिया मिस्टर रड? देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपको जवाब में ये कह सकता था कि ये सिर्फ मेरे मन की उपज थी और इस बात के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिया जा सकता, इसलिए मैं चुप रहा। जो हकीकत मेरे सामने आई वही कानून के सामने भी थी और कानून निश्चित तौर पर मुझसे बेहतर काम करना जानता है।
फिर मैं मिसेस बैडकॉक के बारे में निजी तौर पर कुछ नहीं जानता। हो सकता है उनके कोई दुश्मन रहे हों, हो सकता है किसी ने पहले से ही इस दिन उनको जहर देने की योजना बना रखी हो। हालांकि सुनने में ये बात बहुत ही असंभव सी लगती है, पर शायद जानबूझकर इस फंक्शन को ही चुना गया हो, क्योंकि इस तरह बहुत से लोगों को कातिल मानकर शक के घेरे में लिया जा सकता है और इस तरह कातिल के पास बच निकलने के ज्यादा मौके होते हैं। ये सब सच है, लेकिन अगर आपको सच कहूं तो ये मेरे चुप रहने की वजह नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने पुलिस के सामने ये बात क्यों नहीं कही। असल में मैं एक पल के लिए भी नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी के दिमाग में ये बात आए कि उस दिन उसे शिकार बनाया गया था और वो जहर वाला जाम उसके नाम था और वो बाल बाल उससे बची है। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, अपने मन की बात कहने के लिए धन्यवाद मिस्टर जेसन, लेकिन मैं पूरी तरह से अभी भी नहीं समझा कि आप इस बात को लोगों के सामने क्यों नहीं लाना चाहते थे। जी हाँ इंस्पेक्टर, शायद इसमें मेरी ही गलती है, मैं आपको ठीक से समझा नहीं पाया। असल में इस बात को ठीक से समझने के लिए आपको पहले मरीना को जानना होगा। वो उन लोगों में से है जिनको खुशी और सुरक्षा की सबसे ज्यादा तलाश है। उसका जीवन भौतिक तौर पर तो बहुत कामयाब रहा है, एक एक्ट्रेस के तौर पर उसने बहुत कुछ पाया है, लेकिन अपनी प्राइवेट लाइफ में उसे गहरी उदासी और डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिला। उसने जब खुशी को गले लगाना चाहा, वो उसे छलती हुई आगे निकल गई और बार बार उसकी उम्मीदें चकनाचूर होती रहीं। वो जीवन को उसके प्रैक्टिकल रूप में नहीं देख पाती है। उसने अपनी पिछली शादियों के दौरान हर बार यही सोचा कि सब कुछ किसी परी कथा के अंत जैसा होगा और वो हमेशा के लिए खुशी खुशी रहेगी, लेकिन एक बार भी ऐसा हो नहीं पाया। असल में हमारी इस फिल्मी दुनिया में शादी हमारे कामकाजी जीवन की रुकावट बन जाती है। फिल्म स्टार्स शादियां तो करते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक टिक नहीं पाती। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि मरीना की कोई गलती नहीं है, उसकी अपनी सोच ही असफल शादियों के लिए जिम्मेदार रही है। उसने ये मान लिया था कि वो बदकिस्मत है और उसके साथ तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। वो हमेशा अपने लिए प्रेम, खुशी, स्नेह और सुरक्षा की तलाश में रही है। वो अपनी संतान पाना चाहती थी। मेडिकल सलाह के हिसाब से उसकी ये बेचैनी ही उसके मां न बन पाने की सबसे बड़ी वजह बन गई। एक बहुत बड़े डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि उसे कोई बच्चा गोद ले लेना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि अक्सर ये देखा गया है कि मां बनने की गहरी इच्छा पूरी होते ही कुछ समय बाद अपनी संतान का भी जन्म हो जाता है। इसीलिए मरीना ने 3 बच्चे गोद ले लिए और कुछ समय के लिए उसे खुशी और सुकून मिल भी गया, लेकिन ये असली नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं, जब उसे 11 साल पहले ये पता चला कि वो मां बनने वाली है तो उसे कितनी खुशी हुई होगी। उसकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। उसकी सेहत एकदम ठीक थी और डॉक्टरों का मानना था कि सब कुछ एकदम ठीक से पूरा हो जाएगा, लेकिन नतीजे बहुत ही दुखदायी रहे। उसको बच्चा तो हुआ, एक बेटा, लेकिन वो जन्म से ही मानसिक तौर पर अपाहिज था। ये सब कुछ बहुत ही विनाशकारी रहा उसके लिए। इस बात का पता लगते ही मरीना नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गई और कई सालों तक बीमार पड़ी रही। उसे एक सैनिटोरियम में रखा गया। हालांकि उसकी सेहत में सुधार हुआ, लेकिन उसकी गति बहुत ही धीमी रही और फिर उसके कुछ टाइम बाद ही हमने विवाह कर लिया और वो एक बार फिर से जिंदगी में दिलचस्पी लेने लगी और उसे लगने लगा कि शायद वो एक बार फिर से खुश रह सकती है। पहली बात तो उसे इस फिल्म में काम करने के लिए मनाना आसान नहीं था। हर कोई यही सोच रहा था कि क्या उसकी सेहत इतने काम की इजाज़त देगी। मैं भी इसी चक्कर में उलझा हुआ था, लेकिन आखिर हमारी कोशिश सफल रही और हमने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। इसी दौरान हमने ये घर खरीदा और इसमें थोड़ा काम भी करवाया। अभी सिर्फ 15 दिन पहले ही मरीना मुझे बता रही थी कि वो यहाँ आकर कितनी खुश थी और उसे लग रहा था कि ये उसका परमानेंट घर बन जाएगा और अब उसकी सारी मुश्किलें और परेशानियां पीछे छूट गई हैं। यहाँ आकर उसकी घबराहट के लक्षण भी काफ़ी कम हो गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक बीच में ये मुसीबत आ गई। ये सब कुछ भी यहीं होना था। उस औरत को भी मरने के लिए हमारा ही घर मिला। ये कोई कम सदमे वाली बात तो है नहीं। अब इसके बाद मैं और खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैंने तय कर लिया था कि मैं किसी भी हाल में ये खतरा मोल नहीं ही लूँगा। मैं नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता कि मरीना को ये बात पता चले कि उसकी जान खतरे में थी और ये हमला असल में उसके ऊपर किया गया था। शायद ये उसके लिए दूसरा और जानलेवा सदमा साबित होता। हो सकता है वो मानसिक रूप से बीमार पड़ जाती। क्या अब आप समझे इंस्पेक्टर कि मैंने ऐसा क्यों किया? जी हाँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ मिस्टर जेसन, लेकिन माफ़ कीजिएगा, क्या इस बात का एक पहलू ये नहीं हो सकता कि आप इस बात को लापरवाही में ले रहे हैं? अगर वाकई कोई आपकी पत्नी को जहर देकर मारना चाहता था
तो क्या वो खतरा अभी भी उसके सिर पर मंडरा नहीं रहा है? और क्या कातिल दोबारा इस काम के लिए कोशिश नहीं करेगा? जेसन रड ने जवाब दिया, बेशक मैंने इस बारे में सोचा है इंस्पेक्टर, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपनी बीवी की सेफ्टी के लिए अपनी तरफ से सारे इंतजाम कर सकता हूँ। मैं उसकी निगरानी करूँगा और ये भी देखूँगा कि बाकी लोग भी उसकी पूरी देखभाल करें। बस मुझे यही लगता है कि उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो किसी तरह के खतरे में है। डरमॉट ने बड़ी ही सावधानी से अगला सवाल पूछा, और आपको ये लगता है कि ये बात उनके दिमाग में नहीं आ सकती? ये बात वो खुद नहीं सोच सकती? जी नहीं, उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, और ना ही मेरी बीवी इतनी तार्किक है कि वो इस तरह की बात सोच ले। हो सकता है आप ठीक कह रहे हो मिस्टर जेसन, पर इस तरह तो हमारे सामने और भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं। मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका शक किसके ऊपर जाता है? वो मैं आपको नहीं बता सकता। माफ़ कीजिएगा मिस्टर रड, आप कहना क्या चाहते हैं? आपको पता नहीं है या आप बताना नहीं चाहते? जी मुझे पता नहीं है। मैं हर बार यही कहूँगा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। जिस तरह उसे ये बात असंभव लगती कि कोई उसे इतना नापसंद कर सकता है कि उसके साथ ऐसे पेश आए, उसी तरह मुझे भी ऐसा ही लगता है। और फिर दूसरी तरफ सारे तथ्य यही कहते हैं कि यहाँ वही हुआ है। क्या आप उन तथ्यों के बारे में मुझे विस्तार से बताना चाहेंगे मिस्टर जेसन? जी हाँ, बिल्कुल। सारे हालात एकदम साफ थे इंस्पेक्टर। मैंने पहले से तैयार जग से 2 डैक्वेरी कॉकटेल ग्लासों में डाले। फिर मैं उनको मरीना और मिसेस बैडकॉक के पास ले गया। मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या किया। शायद वो किसी से बात करने के लिए मुड़ गईं। मेरी पत्नी के हाथ में उसका जाम था। उसी समय मेयर और उसकी पत्नी ऊपर आ रहे थे। उसने अपना अनछुआ ग्लास नीचे रखा और उनका स्वागत करने आगे चल दी। इसके बाद और लोगों से भी मुलाकात हुई। एक पुराना दोस्त जिसे हमने कई सालों से नहीं देखा था, कुछ दूसरे लोकल लोग जो स्टूडियो से थे। उस दौरान वो ग्लास मेज़ पर ही रखे रहे। हम सीढ़ियों के थोड़ा पास आ गए थे और मेज़ हमारी पीठ की तरफ थी। जब मेयर से मेरी पत्नी की बात हो रही थी, उस समय कुछ तस्वीरें भी खींची गई थीं, और उसी दौरान मैं वहां आने वाले मेहमानों के लिए ड्रिंक लाया। उसी दौरान मेरी पत्नी के जाम में वो जहर मिलाया गया होगा। अब मुझसे ये मत पूछिएगा कि ये कैसे किया गया होगा, क्योंकि इसे करना इतना आसान भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ये बड़ी ही चौंका देने वाली बात है इंस्पेक्टर कि किसी ने कैसे बेखौफ होकर इतने लोगों के बीच इतनी हिम्मत दिखाई होगी। कैसे लोगों का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया होगा। आपने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे किसी पर शक है, तो उसके जवाब में मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि वहाँ पर 20 लोग घूम रहे थे और ये उनमें से ही किसी एक का काम था। मैंने बहुत सोचा, लेकिन किसी खास आदमी की तरफ मेरे शक का कांटा मुझे जाता नहीं दिखाई दिया। ठीक है मिस्टर रड, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं सीढ़ियों के पास आ गया। उस वक्त मेरी पत्नी मेज़ के पास जाकर अपना जाम उठा रही थी। तभी मिसेस बैडकॉक की आवाज़ सुनाई दी। किसी ने उनको हल्का टहुका सा दिया। उनके हाथ से ग्लास छूटा और फर्श पर गिरकर टूट गया। मरीना ने एक अच्छा होस्ट होने का परिचय दिया। उसकी अपनी स्कर्ट पर भी कुछ छींटे गिर गए थे। उसने कहा कि कोई बात नहीं। उसने अपने रुमाल से हीथर की स्कर्ट के छींटे साफ किए और उससे आग्रह किया कि वो उसका ग्लास ले ले। जहाँ तक मुझे याद है, मरीना ने कहा था कि वो पहले ही 2 ले चुकी है, लेकिन मैं आपको इसका यकीन दिला सकता हूँ। जितनी देर में मिसेस बैडकॉक ने अपने हाथ में ग्लास लेकर उसे पीना शुरू किया, उतनी देर में उस ग्लास में वो जानलेवा दवा नहीं मिलाई जा सकती थी। उसे पीने के 4 से 5 मिनट के अंदर वो मर चुकी थी। और मैं बस यही सोच रहा था कि जब जहर देने वाले को ये पता चला होगा कि उसके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया है, तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा। क्या उस वक्त आपको ये सब बातें सूझ रही थी? इंस्पेक्टर ने पूछा। जी नहीं, उस समय नहीं। उस समय तो मैंने यही अंदाज़ा लगाया था कि उस औरत को कोई दौरा पड़ा है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसके ग्लास में जहर था। भला आप ही बताइए, क्या कोई भी इंसान कभी ऐसा सोच सकता है? जी शायद नहीं। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर रड। आपका बयान पूरी तरह से साफ है और आपको उस पर पूरा भरोसा भी है। अच्छा ये बताइए कि क्या आपकी पत्नी का कोई दुश्मन भी था? देखिए इंस्पेक्टर, मैं और मेरी पत्नी जिस माहौल में रहते हैं, वहाँ आपस में जलन और मनमुटाव तो आम बात है। लोग न जाने क्या क्या बकते रहते हैं। हमारे खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं और मौका पाते ही लोग अपना बदला भी निकाल लेते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो लोग हत्यारे हैं या हत्यारे हो सकते हैं। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आपकी पत्नी ने चोट पहुंचाई हो या जिसके दिल को दुखाया हो? जी नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। क्या कोई किसी तरह का अफेयर या किसी दूसरे मर्द के साथ चक्कर रहा है उसका कभी? देखिए इंस्पेक्टर, पहले इस तरह के कुछ मामले हुए हैं और मरीना ने कुछ पुरुषों के साथ बुरा बर्ताव भी किया है।
लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसकी वजह से किसी के मन में ऐसी भावना नहीं आ सकती कि वो उसका कत्ल कर दे। अच्छा, आपकी बीवी की मौत से आर्थिक तौर पर किसे फ़ायदा हो सकता है? उसकी वसीयत के फ़ायदे इतने नहीं होंगे इंस्पेक्टर कि उनके लिए उसकी जान ले ली जाए। अगर आप नाम ही जानना चाहते हैं तो उसका पति होने के नाते ये फ़ायदा मुझे होगा, और अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो उस आर्टिस्ट को ये फ़ायदा होगा जो फिल्म में उसकी जगह पर आएगी। हालांकि ये भी हो सकता है कि फिल्म पूरी तरह से बंद हो जाए। इन बातों के बारे में अभी पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है मिस्टर जेसन, क्या आप मुझे उन सभी लोगों के नाम लिख कर दे सकते हैं जो उस समय ऊपर थे या जिनको आपने कत्ल के समय सीढ़ियों से ऊपर आते हुए देखा था? जी हाँ, ज़रूर इंस्पेक्टर, लेकिन बेहतर होगा कि इस काम के लिए अगर आप मेरी सेक्रेटरी एला ज़ेलिंस्की की मदद ले लें। उसकी याददाश्त काफ़ी अच्छी है और उसके पास उस दिन आने वाले मेहमानों की लिस्ट भी थी। क्या आप उससे अभी मिलना चाहेंगे? जी हाँ, मैं उससे अभी की अभी बात करना चाहूँगा, इंस्पेक्टर ने कहा। अध्याय 11, भाग 1। एला ज़ेलिंस्की ने अपने गोल चश्मों के बीच से बड़ी ही बेख्याली के साथ डरमॉट क्रैडॉक को ताका। डरमॉट को लगा कि और चाहे जो भी हो, ये लड़की सच तो कभी नहीं बोल सकती। एला ने बड़े ही प्रोफेशनल स्टाइल में दराज से एक टाइप किया हुआ कागज़ निकाला और इंस्पेक्टर को पकड़ा दिया। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ इंस्पेक्टर कि इसमें कोई गलती नहीं होगी। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसे लोकल नाम शामिल हों जो लोग वहाँ पर नहीं थे। हो सकता है वो लोग पहले ही आकर चले गए हों या फिर वो फंक्शन में आए ही ना हों। बाकी इसके अलावा तो मुझे पक्का पता है कि इस लिस्ट में कोई कमी नहीं है। इस बढ़िया काम के लिए आपका शुक्रिया मिस एला। वैसे इस काम के अलावा आपकी नौकरी में और कौन कौन से काम शामिल हैं? क्या आप गॉसिंगटन हॉल और स्टूडियो के बीच कम्युनिकेशन का भी काम करती हैं? जी नहीं इंस्पेक्टर, मेरा स्टूडियो से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस मिसेस ग्रेग की सोशल लाइफ और उनकी पब्लिक और प्राइवेट मीटिंग्स को संभालती हूँ और काफ़ी हद तक इस घर को चलाने का काम भी करती हूँ। वैसे एक बात बताइए इंस्पेक्टर, क्या आपको भी ये एक हत्या लग रही है? जहर की 6 गुनी खुराक थी वो मिस, तो हत्या की कोशिश के अलावा हम इसे और क्या मान सकते हैं भला? अरे ये भी तो हो सकता है इंस्पेक्टर कि वो किसी तरह की दुर्घटना हो। दुर्घटना? वो भला कैसे? देखिए इंस्पेक्टर, ये बात आपकी कल्पना से भी कहीं ज़्यादा आसान हो सकती है। असल में आप इस घर का सेटअप नहीं जानते। ये घर कई तरह की दवाओं से भरा हुआ है। मेरा मतलब नशीली दवाएं नहीं, डॉक्टर की लिखी हुई दवाएं। तो ये भी तो हो सकता है कि वही दवा अनजाने में ज़्यादा मात्रा में डल गई हो। असल में पता है क्या है इंस्पेक्टर, ये थिएटर और फिल्मी दुनिया से जुड़े जो लोग होते हैं, इनकी बुद्धि ना कई बार चकरा जाती है। कई बार तो ऐसा लगने लगता है जैसे वो कोई बड़े आर्टिस्टिक जीनियस नहीं, बल्कि ऐसे लोग हैं जिनके पास आम इंसान से भी कम अकल है। रोज़मर्रा के जीवन में इनका रवैया तो ऐसा ही कुछ दिखाता है। ये लोग हमेशा अपने साथ कई कई तरह की बोतलें, पाउडर, कैप्सूल और पता नहीं क्या क्या अटरम सटरम रखते हैं। कभी ये दवा तो कभी वो गोली, कभी फलाना तो कभी ढिमका। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ बड़ी आसानी से आपस में मिलकर कुछ ये गड़बड़ हो गई हो? जी नहीं मिस एला, मुझे तो नहीं लगता कि इस मामले में ये बात कैसे संभव हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है इंस्पेक्टर। हो सकता है मेहमानों में से किसी एक को अपने लिए ऐसी दवा की ज़रूरत पड़ी हो सकता है वो उस दवा को अपने साथ लाए हों और बहुत समय से उस दवा का इस्तेमाल ना कर पाने के कारण वो सही मात्रा का अंदाज़ा लगाना भूल गए हों और उन्होंने ग्लास में ज़्यादा दवाई डाल दी हो। इसके बाद दिमाग में कुछ और आया और फिर अपना ग्लास रखकर कहीं चल दिए हों, और फिर हम मान लेते हैं कि वो मिसेस बैडकॉक जिनकी मौत हुई वो वहाँ पर आती हैं और उस ग्लास को अपना ग्लास मानकर पीने लगती हैं। तो ये सारी कहानी ऐसे भी तो हो सकती है इंस्पेक्टर। क्या आपको ऐसा नहीं लगता मिस ज़ेलिंस्की कि आप कुछ ज़्यादा ही कल्पना कर रही हैं? अरे नहीं इंस्पेक्टर, असल में वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे ग्लास भी थे। आप तो जानते ही हैं, ऐसा अक्सर होता है कि आप गलत गिलास उठाकर उसमें से ड्रिंक पीने लगते हैं। अगर वाकई ऐसा है मिस, तब तो वो ग्लास फिर मरीना ग्रेग का ही रहा होगा। मरीना ने ही तो उस औरत को अपना ग्लास पकड़ाया था। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि उसे वो अपना ग्लास लगा हो। आपने अभी तक मरीना से बात नहीं की है ना? वो हमेशा अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। वो अक्सर किसी का भी ग्लास उठाकर उसे पीने लगती है। मैंने तो उसे बहुत बार ऐसा करते हुए देखा है। क्या मिस मरीना कामों लेती हैं? हाँ, वो तो हम सब लेते हैं। क्या आप भी लेती हैं मिस ज़ेलिंस्की? हाँ, लेती हूँ। कई बार लेनी पड़ती है। आप तो जानते ही हैं इंस्पेक्टर, कई बार देखा देखी भी आदत हो जाती है। मुझे इस बारे में मरीना ग्रेग से बात करके खुशी होगी एला। मुझे इस बारे में मरीना ग्रेग से बात करके खुशी होगी मिस एला। शायद उन्होंने इस बात को अपने दिल पर ज़्यादा ही ले लिया है। एला ने जवाब दिया।
अरे ऐसा कुछ नहीं है इंस्पेक्टर, ये सब उसके नखरे हैं। आपको पता है, वो सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करती है। उसे इस हत्या से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है? वैसे अपनी मालकिन के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या उनके साथ काम करना आपके लिए मुश्किल होता है? मरीना एक बहुत ही अच्छी कलाकार है इंस्पेक्टर। उसके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जो बड़े ही असाधारण तरीके से पर्दे पर दिखाई देता है। लेकिन अगर निजी लाइफ की बात करें तो उसके साथ काम करना किसी मुसीबत से कम नहीं है। वो तो जहन्नुम से भी बदतर है। संयम नाम की तो कोई चीज़ ही उसके पास नहीं है। वो तो हर चीज़ की अति में यकीन रखती है। अपनी सोच बदलने में उस औरत को 1 मिनट से भी कम का टाइम लगता है। और वो बहुत से ऐसे काम भी करती है जिनका हम नाम तक नहीं लेना चाहेंगे। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला भी है। मानसिक रूप से बिखराव, मानसिक चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल में भर्ती रहना, और हाँ, मुझे लगता है इंस्पेक्टर कि वो बच्चों के मामले में बहुत ही सेंसिटिव है। बच्चों से जुड़ा कोई भी मामला उसे बहुत ही भावुक कर देता है। बच्चों से जुड़ा मामला? वो कैसे भला? अरे जब वो बच्चों को देखती है या किसी को अपने बच्चों के साथ खुश देखती है तो वो इतनी दुखी हो जाती है कि पूछे मत। अगर वो ये सुन ले कि उसकी कोई जानने वाली औरत माँ बनने जा रही है या किसी के घर बच्चा पैदा हुआ है तो वो शोक मनाने लगती है। आपको पता ही होगा कि वो दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती, और उसका एक ही बच्चा है जो पागल है। मेरे ख्याल से आप इस बारे में जानते ही होंगे। हाँ मिस एला, मैंने इस बारे में सुना है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि उस घटना को बीते तो कई साल हो गए हैं, वो उसे भुला चुकी होगी? अरे नहीं इंस्पेक्टर, उसने उसे कतई नहीं भुलाया है, और ये बात उसके लिए एक जुनून जैसी बन गई है। वो हमेशा उसके लिए ही बिसूरती रहती है। और मिस्टर जेसन रड इस बारे में क्या महसूस करते हैं? वो बच्चा उनका थोड़ी था, वो तो मरीना के पिछले पति इज़ीडोर राइट का था। ओह, तो उसके वो पिछले पति अब कहाँ हैं? उसने तो दोबारा शादी कर ली थी और वो अब फ्लोरिडा में है। ठीक है मिस जेलेंस्की, इन सारी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। वैसे अगर मुझे कुछ और हेल्प चाहिए हो तो क्या मैं आपसे दोबारा मिलने आ सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल इंस्पेक्टर, मैं तो अपनी तरफ से मदद करने के लिए बेताब हूँ। असल में हम सभी आपकी मदद करना चाहते हैं। भाग 2। जासूस और सार्जेंट विलियम टिडलर का नाम टॉम नहीं था, लेकिन उसके साथ काम करने वालों को टिडलर शब्द के साथ विलियम की बजाय टॉम बोलना ही ज़्यादा पसंद था। फिलहाल वो इंस्पेक्टर डेरमॉट के सामने बैठा था और डेरमॉट उससे पूछ रहा था कि वो क्या जानकारी बटोर कर लाया है। टॉम ने उसे बताना शुरू किया। ज़्यादा कुछ नहीं मिला सर। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछताछ की। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि मिसेस बैडकॉक का अपने पति से कोई लफड़ा रहा होगा और उसे नीचा दिखाने के लिए उसने ऐसा किया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई आदमी अपनी जान दे सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग इस चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, बस यूं ही कुछ भी बोल रहे हैं। स्टूडियो में जितने भी लोग मुझे मिले, उन सब का जो एटीट्यूड था वो बस यही था कि द शो मस्ट गो ऑन और फिल्म की शूटिंग का काम बंद नहीं होना चाहिए। उनको बस एक ही चिंता है कि मरीना ग्रेग काम पर वापस कब आएगी। और उसके पति जैसन के बारे में सबकी राय ये है कि वो अपने काम में बहुत ही बेहतरीन आदमी है, एकदम जीनियस। उसके किसी दूसरे अफेयर का भी कोई सुराग मुझे नहीं मिला, और जहाँ तक मरीना ग्रेग के बारे में मुझे पता चला, उससे भी यही लगता है कि वो भी अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। उसने कई शादियाँ की हैं। कहते हैं कि उसका पहला पति बड़ा ही आम किस्म का आदमी था, इसीलिए उनमें आपस में जमी नहीं। वो कोई रियल एस्टेट का बंदा था। ग्लैमर की दुनिया में वो खप नहीं सका, इसलिए मरीना ने जल्दी ही उसे तलाक देकर किसी विदेशी युवराज से शादी कर ली। वो सब भी ज़्यादा दिन नहीं चला और उसने उसे भी परे झटक दिया। फिर वो नंबर 3 के साथ घूमने लगी। ये फिल्म स्टार था रॉबर्ट ट्रस्कॉट। उनका ये प्यार जुनून की हद तक गया। रॉबर्ट की बीवी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे आखिर में हार माननी पड़ी। जब उनका तलाक हुआ उस वक्त एलिमनी के रूप में काफ़ी पैसा दिया गया था, लेकिन ये वाला संबंध भी ज़्यादा दिन टिका नहीं और एक बार फिर से मरीना का दिल टूट गया। लेकिन 1 या 2 साल के बाद ही बड़ा रोमांस सामने आ गया। कोई इज़ीडोर नाम का आदमी था, शायद कोई स्क्रिप्ट राइटर था। बस कुल मिलाकर इतनी ही जानकारी मुझे मिल पाई है। डेरमॉट ने एक ठंडी सांस ली और बोला, ठीक है, कुछ जानकारियाँ मैं भी इकट्ठी करके लाया हूँ, लेकिन इन सब से काम बनता नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से मैं आज मिस मार्पल के पास जाकर थोड़ी लोकल जानकारी और बटोरने की कोशिश करता हूँ। अध्याय 12। मिस मार्पल अपने ही तरीके से खोजबीन में लगी थीं। वो अपनी पुरानी जान पहचान वाली एक हेयर ड्रेसिंग की दुकान में गईं, जहाँ के मालिक थे मिस्टर और मिसेस जेमसन।
उनकी दुकान में हेयर ड्रेसिंग के साथ पुरानी किताबें और मैगजीन्स किराए पर देने का भी काम चलता था। मिस मार्पल ने उनसे जितनी हो सकी पुरानी फिल्मी मैगजीन्स इकट्ठा करवाईं और दुकान की एक लड़की से उठवाकर अपने घर ले आईं। चेरी ने अगले सुबह उन पत्रिकाओं को देखा तो बोली, ये सब क्या है मिस मार्पल? अरे मैं कोशिश कर रही हूँ कि फिल्मी दुनिया के बारे में कुछ जान सकूं, बस और क्या। चेरी हंसी और बोली, हाँ, जब से मरीना ग्रेग और उसका पति गॉसिंगटन हॉल में रहने आए हैं आपकी इन चीज़ों में कुछ ज़्यादा ही रुचि हो गई है। मिस मार्पल ने जवाब दिया, इसके अलावा वहाँ जो दुखद घटना हुई वो भी इस बात की जिम्मेदार है। वैसे तुम और तुम्हारे दोस्त इस बारे में क्या राय रखते हैं चेरी? अरे ये तो एकदम साफ मामला है मिस मार्पल। पुलिस भले ही इसको हत्या कहे, लेकिन असल में किसी को क्या पता क्या हुआ था। अब देखिए, वो औरत जिस टाइप की थी वो खुदकुशी करने वालों में से तो है नहीं। वो तो उस तरह की थी जो हमेशा आपको सलाहें देते रहते हैं कि ये करो, वो मत करो, ऐसे करो, वैसे करो। मुझे लगता है कई बार तो उसका पति भी इन बातों से तंग आ जाता होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है, अगर कातिल के बारे में सोचा जाए तो उसके पति के अलावा भला और किसका नाम लिया जा सकता है। लेकिन लोग तो यही कहते हैं कि वो बंदा भी बड़ा घुस्सू टाइप का है। पर आजकल किसी का क्या भरोसा मिस मार्पल, अंदर कुछ और बाहर कुछ। और आपको पता है, लोग तो ये भी कहते हैं कि उस दिन वो आदमी थोड़ा सा परेशान और घबराया हुआ था। मेरा मतलब है वो घटना होने से पहले। और आजकल तो वो इतना अच्छा सा दिखाई देने लगा है जितना पिछले कई सालों से नहीं दिखता था, जैसे उसके अंदर पहले से कहीं ज़्यादा जान आ गई हो। लेकिन फिर भी सब लोगों का यही कहना है कि उसने ये काम नहीं किया होगा। अब अगर उसने नहीं किया तो फिर भला कौन कर सकता है? और इसीलिए मुझे लगता है कि ये कोई दुर्घटना रही होगी। हादसे भी तो अक्सर होते ही रहते हैं। असल में इस जिंदगी में कुछ भी होना नामुमकिन नहीं होता मिस मार्पल, है ना? अच्छा, मुझे सफाई के लिए देर हो रही है, मैं ऊपर जाती हूँ। चेरी ऊपर चली गई और मिस मार्पल ने एक पत्रिका उठाकर उसको पढ़ना शुरू किया। तभी उनके पन्ने पर एक हल्की सी परछाई कौंधी। सामने डरमॉट क्रैडॉक खड़ा उनको देखकर मुस्कुरा रहा था। अच्छा जी, तो आप होमवर्क कर रही हैं, उसने कहा। अरे इंस्पेक्टर क्रैडॉक, आओ आओ, तुमको देखकर अच्छा लगा। क्या लोगे, चाय, कॉफ़ी या शेरी? शेरी बढ़िया रहेगी आंटी, लेकिन आप बैठी रहें। मैं आते समय पहले ही अपने लिए मिस नाइट को बोलकर आया हूँ। असल में मैं आपसे इस केस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता था। मेरे पास एक लिस्ट है, उन लोगों की लिस्ट जो उस दिन बैडकॉक के दावत में आने के समय से लेकर मौत होने तक वहीं मौजूद थे। हमने कुछ लोगों का नाम इस लिस्ट से काट दिया है, जिसमें मेयर दंपत्ति और कोई एल्डरमैन दंपत्ति वगैरह शामिल हैं। हालांकि पति अभी तक हमारी लिस्ट में है, और जहाँ तक मुझे याद है आप हमेशा से ही पतियों पर शक करती आई हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम किस पति की बात कर रहे हो? डरमॉट ने बड़े ही चालाकी से पूछा। आपके हिसाब से कौन सा? जेसन रड? मिस मार्पल ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा। क्रैडॉक बच्चों की तरह मुस्कुरा दिया। आहा, आपका दिमाग भी बिल्कुल मेरे ही दिमाग की तरह काम करता है। मुझे भी नहीं लगता कि कातिल बैडकॉक को अपना निशाना बनाना चाहता था। वो तो सिर्फ एक हादसे का शिकार हुई है। मुझे लगता है कि असल में ये साजिश मरीना ग्रेग के लिए रची गई थी। और अगर आपका भी यही सोचना है आंटी, तो हमारी खोज का दायरा अब और भी बढ़ जाता है। फिर उसने जो भी बातें उसे अब तक पता चली थीं कम शब्दों में सारी मिस मार्पल को बताईं, और फिर वो लिस्ट उनके सामने निकाल कर रख दी। ये देखिए आंटी, कातिल इनमें से ही कोई होना चाहिए। मेरे गॉडफादर सर हेनरी क्लिथरिंग ने कहा था कि पहले कभी यहाँ एक क्लब हुआ करता था। आप लोग उसे ट्यूसडे नाइट क्लब कहते थे। आप सब बारी बारी से वहाँ एक साथ डिनर लेते और फिर कोई एक कहानी सुनाता, असली जीवन की एक कहानी जिसका अंत रहस्यमयी होता। एक ऐसा रहस्य जिसका पता सिर्फ कहानी सुनाने वाले को ही रहता था। और मेरे गॉडफादर ने मुझे बताया था कि हर बार आप ही सही अंदाज़ा लगाया करती थीं, और इसीलिए मुझे लगा कि आज सुबह सुबह आपके पास चक्कर लगाकर देखना चाहिए कि क्या आपने मेरे लिए भी कोई अंदाज़ा लगाकर रखा हुआ है। मिस मार्पल मुस्कुराईं और बोलीं, देखो बच्चे, वैसे तो इस बात का सिरा थोड़ा घुमा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये सवाल पूछ ही लेना चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि बच्चों का क्या हुआ? बच्चे? वो तो बस एक ही है, और वो भी दिमागी तौर पर अपाहिज है, जो अमेरिका के किसी सैनिटोरियम में रहता है। क्या आप उसी की बात कर रही हैं? नहीं क्रैडॉक, मैं उसकी बात नहीं कर रही। इसमें कोई शक नहीं कि वो भी एक दुखद बात है। ये कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिनके लिए आप किसी को गुनहगार नहीं ठहरा सकते, लेकिन असल में
मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनके बारे में मैंने इस लेख में पढ़ा है। वो बच्चे जिनको मरीना ग्रेग ने गोद लिया था। मेरे ख्याल से 2 लड़कों और 1 लड़की को गोद लिया गया था। एक मामले में तो कई बच्चों वाली एक गरीब माँ ने मरीना को खत लिखा था कि क्या वो उसके एक बच्चे को गोद ले सकती थी। बाकी 2 के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। उनमें से एक शायद कोई विदेशी शरणार्थी था और दूसरा शायद कोई अमेरिकी बच्चा था। मरीना ने उनको अलग अलग टाइम पर गोद लिया। मैं ये जानना चाहूँगी कि आखिर उन सब का क्या हुआ। डरमॉट ने कौतूहल से उनको ताका और बोला, आप उन बच्चों के बारे में सोच रही हैं? ये तो बड़ी ही अजीब सी बात है। हालांकि मैंने भी एक बार उनके बारे में सोचा था, लेकिन आप इस केस से उन बच्चों का संबंध कैसे जोड़ सकती हैं भला? देखो, जहाँ तक मैंने सुना है या जाना है, वो बच्चे अब उसके साथ नहीं रहते। क्या वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं? वो मुझे पता नहीं आंटी। मेरे ख्याल से उनके रहने खाने का इंतज़ाम कर दिया गया था। मुझे लगता है गोद लेने के नियमों के अनुसार ही सब कुछ किया गया होगा। उनके नाम कुछ पैसा भी जमा करवा दिया गया होगा। ओह, तो इसका मतलब ये है क्रैडॉक कि जब वो उनसे तंग आ गई तो उसने उनको खुद से दूर हटा दिया। उनको सारी सुख सुविधाएं देने के बाद अचानक एक दिन अपने से दूर कर दिया। जी हो सकता है, लेकिन इस बारे में मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। मिस मार्पल ने गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम जानते हो, बच्चे छोटी छोटी बातों को भी बहुत फील करते हैं। वो अपने आसपास के लोगों के बारे में इतना कुछ महसूस करते हैं कि तुम उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। नामंजूर किए जाने और अपने से दूर कर दिए जाने के भाव को वो बहुत ही गहराई से महसूस करते हैं, और ये बात ऐसी होती है जो जिंदगी भर के लिए उनके दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ देती है। आपकी बात तो ठीक है आंटी, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बहुत दूर का किस्सा हो जाएगा? वैसे सही मायने में आप कहना क्या चाहती हैं? अरे, मैं अभी इतनी दूर की भी नहीं सोच रही। बस यही सोच रही थी कि वो बच्चे अब कहाँ हैं और इन दिनों क्या कर रहे हैं। अब तक काफ़ी बड़े हो गए होंगे वो। ठीक है आंटी, मैं कोशिश करता हूँ कि उनके बारे में पता लगाऊं। अच्छा, क्या अब आप मेरी लिस्ट पर एक सरसरी नज़र डालना चाहेंगी? अरे, मुझे नहीं लगता कि मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगी, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं थी। मुझे नहीं पता कि वहाँ कौन कौन से लोग आए हुए थे। हाँ, तो कोई बात नहीं आंटी, मैं बताता हूँ ना। सबसे पहले तो उसका पति ही है, जैसन रड। वो बहुत ही जोर देकर इस बात को छिपा रहा है कि ये हमला असल में उसकी पत्नी पर किया गया था। उसने पुलिस के सामने ऐसे किसी संदेह के बारे में बात तक नहीं की। उसके कहने के अनुसार उसे ये डर है कि अगर ये बात उसकी बीवी के कानों तक पहुंच गई कि असल में ये उसे मारने की साजिश थी, तो ये सुनकर वो और भी डर जाएगी। क्या वो उन औरतों में से है जो आसानी से घबरा जाती हैं? मिस मार्पल ने पूछा। जी हाँ, वो बहुत जल्दी घबरा जाती है और डर कर हाथ पैर पटकने लगती है और उल्टा सीधा बोलने लगती है। फिर जैसन रड के अलावा कुछ और नाम भी हैं, जैसे एला ज़ेलेंस्की। वो बहुत ही काबिल और जीवट वाली लड़की है। मिस मार्पल मुस्कुराई और बोली, और तुम्हें लगता है कि वो जैसन के पीछे दीवानी है ना? जी हाँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था, लेकिन आपने ये बात कैसे जानी? ऐसा अक्सर होता ही है मेरे बच्चे, और शायद यही वजह होगी कि वो मरीना को ज़्यादा पसंद नहीं करती होगी। तब तो उसके पास भी हत्या का कारण था आंटी, है ना? देखो डरमॉट, ये एक बड़ी ही आम सी बात है कि बहुत सारी सेक्रेटरियाँ अपनी मालकिन के पति से प्रेम करने लगती हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम ऐसी होती हैं जो उनको जहर देकर मारने की कोशिश करें। अच्छा ठीक है आंटी, इनके अलावा वहाँ पर 2 लोकल और 1 लंदन की फ़ोटोग्राफ़र थी और प्रेस के 2 सदस्य भी थे। उनमें से किसी पर शक तो नहीं गया, लेकिन हम उनके बारे में भी पता लगाएंगे। वहाँ पर एक औरत और थी जो मरीना ग्रेग के पति नंबर 2 या 3 से ब्याही हुई थी। जब मरीना ने उससे उसका पति छीना था तो उसको ये बात कतई पसंद नहीं आई थी। वैसे ये सब 11-12 साल पहले की बातें हैं। ऐसा नहीं लगता कि वो उस दिन मरीना को उस बात के लिए जहर देने आई होगी। उसके अलावा मरीना का एक खास दोस्त भी वहाँ मौजूद था जिसका नाम है आर्डविक फैन। वो कभी उसके काफ़ी नज़दीक हुआ करता था, लेकिन फ़िलहाल में सालों से उससे नहीं मिला था। पता नहीं दुनिया के किस कोने में था और उस दिन अचानक पार्टी में आ खड़ा हुआ। उनके अलावा वहाँ पर हेली प्रेस्टन भी मौजूद था। तो अब इन सारे नामों को सुनकर क्या आपके दिमाग में कोई घंटी बज रही है? मिस मार्पल ने जवाब दिया। नहीं, पूरी तरह से तो नहीं। काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग संभावनाएं मेरे सामने हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं उन बच्चों के बारे में ही थोड़ी और जानकारी पाना चाहती हूँ। ठीक है आंटी, मैं जल्दी ही आपको इस बारे में पता करके बताऊंगा। अध्याय 13 भाग 1। इंस्पेक्टर कॉर्निश और क्रैडॉक सारी संभावनाओं पर गौर कर रहे थे। नामों वाली लिस्ट को देखते हुए क्रैडॉक ने कहा, इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि इसमें सारे नाम शामिल हो गए हैं?
अरे हाँ, इसमें करीब करीब सारे नाम आ गए हैं। मिसेस बेंट्री के बाद पादरी आया और फिर मिसेस बैडकॉक आई, और उनके बाद सीढ़ियों पर 8 लोग और थे। मेयर और उसकी पत्नी, लोअर फार्म से जोशुआ ग्राइस और उसकी पत्नी, मच बेनहम हेरोल्ड आर्गस से डोनाल्ड मैकनील, आर्डविक फैन और फिल्म स्टार मिस लोला ब्रूएस्टर। इसके अलावा लंदन वाली फोटोग्राफर जिसने सीढ़ियों की तरफ एंगल बनाते हुए अपना कैमरा सेट कर रखा था। अब मेयर और ग्राइस तो इस सीन से बाहर ही हैं, क्योंकि वो कभी सेंट मैरी मीट तक से बाहर नहीं निकले। तो इसके बाद 4 नाम बचे, लोकल पत्रकार, लंदन वाली फोटोग्राफर और अमेरिका से आए वो दोनों अजनबी। मुझे लगता है कि इस टाइम वो ही शक के घेरे में है। वो अचानक वहां आ टपके। फैन मरीना का पुराना दोस्त है जिसे उसने बरसों से नहीं देखा था। लोला ब्रूएस्टर कभी मरीना के तीसरे पति की भूतपूर्व पत्नी थी। उस आदमी ने लोला से तलाक लेने के बाद मरीना से शादी की थी, और वो तलाक भी काफी उलझे हुए माहौल में हुआ था। डरमॉट ने सवाल किया, वो तो ठीक है, लेकिन जो हेल्पर वहां ड्रिंक परोसने के लिए बुलाई गई थी उसके लिए क्या कहोगे? अगर उन लोगों की बात करें डरमॉट, तो वहां पर एक तो रसोइया गिसेप था। इसके अलावा 2 लोकल लड़कियां और थीं जिनको स्टूडियो की कैंटीन से बुलवाया गया था। मैं उन दोनों को जानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो उस तरह किसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो फिर ठीक है कॉर्निश, मैं जाकर पत्रकार से बात करता हूँ। हो सकता है उसने कुछ ऐसा देखा हो जो हमारे काम आ सके। उसके बाद लंदन जाकर उन सब लोगों से मिलना पड़ेगा, फैन, लोला और वो फोटोग्राफर लड़की जिसका नाम है मार्गॉट बेंस। हो सकता है इन्होंने भी कुछ देखा हो। कॉर्निश ने हाँ में सिर हिलाया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी उम्मीद है कि लोला से हमें ज़रूर कुछ पता चलेगा। तुम्हें उससे ज़्यादा उम्मीद क्यों नहीं है? डरमॉट ने धीरे से कहा। असल में मैं उसकी परेशानियों के बारे में सोच रहा था। अगर उसे मरीना के ग्लास में इस तरह से जहर मिलाना होता कि किसी को पता ना चले, तो उतनी भीड़ के बीच में ऐसा करना किसी पागलपन से कम नहीं होता। लोला एक जानी मानी हस्ती है और इतनी बड़ी स्टार, और ऊपर से खास मेहमान भी, तो जाहिर है कि सभी की नज़रें उसी के ऊपर टिकी होंगी। लोकल लोग उसे घूर घूर कर देखने के बाद एक दूसरे को टहो के मार रहे होंगे, और मरीना और रड ने उससे मिलने के बाद उसे अपनी सेक्रेटरी के हवाले कर दिया होगा ताकि वो उसका ध्यान रख सके। अब आप भले ही कितने भी शातिर क्यों ना हो, इतने लोगों के बीच में इस तरह से कोई काम नहीं कर सकते कि कोई आपको देखे नहीं। अब रसोइये गिसेप को ही ले लो। वो अपनी शराब और गिलासों के बीच रमा हुआ था, बार बार लोगों को जाम बनाकर पेश कर रहा था। वो बड़ी ही आसानी से किसी भी ग्लास में 2-4 गोलियां या किसी तरह की तरल दवाई डाल सकता था। इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा, गिसेप, क्या आपको लगता है कि ये काम उसने किया होगा? नहीं, ऐसा करने का कोई कारण तो नहीं दिखता, लेकिन हमें कोई ना कोई वजह तो तलाशनी ही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय वो वहाँ पर ना हो तो उसके स्टाफ में से किसी ने ऐसा कर दिया हो। हाँ, लेकिन पक्के तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कुछ और लोग भी हैं जो इस लिस्ट में आराम से शामिल हो सकते हैं, जिनके पास ये काम करने का टाइम भी था और मौका भी, जैसे कि मिस्टर जेसन की सेक्रेटरी एला। वो भी तो लोगों को जाम पर जाम देने में मग्न थी। अगर वो जानबूझकर कुछ करना ही चाहती तो किसी को शक नहीं होता। यही बात हेली प्रेस्टन के लिए भी कही जा सकती है। उसके पास भी अच्छा खासा मौका था। फिर इसके अलावा जेसन रड भी है। वो अपनी बीवी के लिए कुछ ज़्यादा ही समर्पित दिखाई देता है, और यही बात उसके लिए शक का कारण पैदा करती है। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। कॉर्निश ने फ़ोन कान से लगाया और फिर उधर की बात सुनने के बाद डरमॉट से कहा, मिस मरीना ग्रेग अब पहले से बेहतर महसूस कर रही हैं और इंटरव्यू देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। डरमॉट ने अपनी सीट से खड़े होते हुए कहा, तब तो बेहतर होगा कि मैं जल्दी कर लूँ, कहीं उसका मूड फिर से ना बदल जाए। इन लोगों के मूड का कोई भरोसा नहीं होता है। भाग 2। गॉसिंगटन हॉल में डरमॉट की मुलाकात एला से हुई। वो हमेशा की तरह अपने चुस्त अंदाज में काम करती दिखाई दी। डरमॉट ने उससे कहा, मिस, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगी? जी हाँ, पूछिए। उस दिन किसी लोकल फर्म ने केटरिंग का काम किया था ना, तो क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि उस खास फर्म को ही केटरिंग के लिए क्यों चुना गया था? देखिए इंस्पेक्टर, ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये काम मेरे हिस्से का नहीं है। मुझे लगता है कि मिस्टर जेसन ने लंदन से किसी को बुलाने की बजाय लोकल रूप से ये काम देना पसंद किया होगा। हमारे नज़रिए से वो एक छोटी सी पार्टी भर थी। इतना कहकर एला चुप हो गई। डरमॉट ने उसे बड़े ही ध्यान से देखा और फिर अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसकी पलकें एकदम लाल थीं। तो क्या वो बहुत देर से रो रही थी? कम से कम डरमॉट को तो ऐसा ही लग रहा था। हालांकि वो कसम खाकर कह सकता था कि एला उन औरतों में से नहीं थी जो छिप छिप कर रोया करती हैं। एला ने उसकी तरफ देखा और जैसे उसके मन की बात पढ़ ली।
फिर उसने अपने हाथ में पकड़े रुमाल से अपनी नाक को अच्छे से झिंझोड़ा। ओह, लगता है आपको सर्दी हो गई है, इंस्पेक्टर ने कहा। अरे नहीं इंस्पेक्टर, सर्दी नहीं, ये हे फीवर है। इसे आप एक तरह की एलर्जी कह सकते हैं। साल के इस मौसम में ये अक्सर मुझे हो जाती है। तभी हल्की घनघनाहट की आवाज़ सुनाई दी। कमरे में 2 फ़ोन थे, एक मेज़ पर था और दूसरा कमरे के कोने में। एला ने वहाँ जाकर उसका रिसीवर उठाया। जी हाँ, वो यहीं पर हैं। ठीक है, मैं उनको अभी लेकर आती हूँ। फिर उसने रिसीवर नीचे रखते हुए कहा, मिस मरीना आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। भाग 3। मरीना से डरमॉट की भेंट हुई पहली मंजिल पर बने कमरे में, जो उसके बेडरूम में खुलता था। डरमॉट को लगा था कि मरीना के नर्वस ब्रेकडाउन और बाकी सारी बातों के बाद शायद वो कुछ अजीब सी बेचैनी या तड़प की हालत में होगी, लेकिन मरीना के चेहरे और आंखों में चमक सी थी। उसके चेहरे पर ज़्यादा मेकअप नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी उम्र से कम ही दिखाई दे रही थी। उसके गालों और जबड़े का उभार, चेहरे पर झूलती लटें, समुंदर सी गहरी आंखें और पेंसिल से तराशी गई भवें। भले ही ये किसी कलाकार का कमाल था, लेकिन उसकी कुदरती सुंदरता भी कुछ कम नहीं थी। और फिर ऊपर से उसकी मुस्कान की मिठास और जादू, उसका तो कोई सानी हो ही नहीं सकता था। उसने कहा, आप चीफ इंस्पेक्टर क्रैडॉक हैं ना? माफ़ कीजिएगा, उस दिन मैं आपके साथ पूरी तरह शिष्टता से पेश नहीं आई। असल में इस हादसे ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया है। लाख चाहने पर भी मैं इससे उबर नहीं पा रही। मैं शर्मिंदा हूँ। अचानक उसके होठों पर छोटी सी मुस्कान खेल गई। डरमॉट ने जवाब दिया, आपका परेशान होना नेचुरल है। आपकी जगह और कोई भी होता तो उसका यही हाल होता। मरीना ने कहा, एक्चुअली परेशान तो सभी थे, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। असल में मैं बहुत कायर हूँ। कोई मुझे मारना चाहता था, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। लेकिन मिस, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई आपको मारना चाहता था? क्योंकि वो मेरा ग्लास था, मेरा ड्रिंक था जिसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। ये तो सिर्फ एक गलती हुई जो एक बेचारी मासूम औरत मारी गई। ये सब कितना भयानक और दुखदाई है ना? लेकिन मिस ग्रेग, आपके पास ये बात मानने के लिए क्या कुछ और भी कारण है कि आपको ही शिकार बनाया गया था? जी हाँ, मेरे पास और भी कारण है, और जैसन का कहना है कि मुझे आपको सब कुछ बता देना चाहिए। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन डॉक्टर गिलक्रिस्ट ने भी मुझसे यही कहा कि मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए, और तभी मुझे पता चला कि जैसन भी यही चाहता था। लेकिन ये बात भी कुछ अजीब नहीं है कि वो मुझे बताना नहीं चाहता था कि कहीं मैं डर न जाऊं। इतना कहते कहते वो अचानक उठ बैठी और आवेश में आकर बोली, डार्लिंग जिंक्स, क्या उसे मैं बेवकूफ़ लगती हूँ? आपने मुझे अभी तक बताया नहीं मिस ग्रेग कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई आपको मारना चाहता है। मरीना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसमें से एक कागज़ का टुकड़ा निकाला और इंस्पेक्टर के हाथ पर रख दिया। कागज़ पर एक लाइन टाइप करके लिखी गई थी, ये मत सोच लेना कि तुम अगली बार बच जाओगी। क्रैडॉक ने तीखी आवाज़ में पूछा, ये आपको कहाँ मिला? जब मैं नहाकर आई तो ये मेरी ड्रेसिंग टेबल पर रखा था। ओह, तब तो ये घर में से ही किसी का काम है। नहीं, ज़रूरी नहीं है इंस्पेक्टर। हो सकता है कोई बालकनी में खुलने वाली खिड़की से मेरे कमरे में आया हो और इसे रख कर चला गया हो। मुझे लगता है ये सब मुझे और डराने के लिए किया गया है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मुझे बस ज़ोर से गुस्सा आ गया और फिर मैंने आपको बात करने के लिए यहाँ बुला लिया। क्या ऐसा ये पहला संदेश आपको मिला है? जी नहीं, असल में ऐसा नहीं है। तो क्या आप मुझे प्लीज़ दूसरे संदेशों के बारे में भी बताएंगी? जी ज़रूर। ये 3 हफ्ते पहले की बात है, जब हम यहाँ पहली बार आए थे, तब वो संदेश आया था पहला। लेकिन वो यहाँ नहीं, स्टूडियो में आया था, और ये बड़ी ही मजाकिया सी बात थी। उस वक्त वो संदेश टाइप नहीं किया गया था, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मरने को हो जा तैयार। ये बड़ी ही बकवास सी बात थी, और अक्सर ऐसे बेहुदे मजाक और धमकियाँ तो लोग देते ही रहते हैं। मुझे लगा कि किसी ऐसे संत महात्मा टाइप के आदमी ने भेजा होगा जिसे फिल्म स्टार से नफरत होगी। मैंने उसे फाड़ कर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया था। क्या आपने किसी को उसके बारे में बताया था मिस ग्रेग? जी नहीं, मैंने किसी से एक शब्द तक नहीं कहा। असल में मुझे यही लगा था कि वो या तो मजाक है या फिर किसी सिरफिरे ने ये काम किया है। उसके बाद फिर मेले वाले दिन मुझे दूसरी धमकी मिली। शायद एक माली ने वो कागज़ मुझे लाकर दिया था। उसने कहा कि कोई वो नोट छोड़ गया था और जवाब चाहता था। मुझे लगा कि मेले की व्यवस्था से जुड़ी कोई बात होगी। मैंने उसे खोला और उसमें लिखा था, आज इस धरती पर तेरा आखिरी दिन होगा। मैंने उसे उंगलियों से मसल कर परे रख दिया और कहा, मुझे इसका कोई जवाब नहीं देना है माली। फिर मैंने माली से ये भी पूछा कि उसे ये किसने दिया था, तो उसने बताया कि साइकिल पर एक चश्मे वाला आदमी आया था। अब इस बारे में मैं क्या कर सकती थी भला?
मुझे तो ये बेवकूफ़ी जैसी ही लगी, लेकिन सच कहूँ तो मैंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि वो वाकई मेरे लिए धमकी हो सकती थी। अब वो नोट कहाँ पर है मिस ग्रेग? अभी तो मुझे पता नहीं। मैंने उस दिन अपना रंगीन इटालियन कोट पहना था, शायद उसी की ही जेब में ठूंस दिया होगा, लेकिन अभी वो वहाँ नहीं है। हो सकता है कहीं गिर गया हो। क्या आपको ज़रा भी अंदाज़ा है मिस कि ये धमकी भरे नोट कौन लिख रहा है, या इनके पीछे किसका हाथ हो सकता है? जी, ये बात मैं कैसे बता सकती हूँ, मुझे कैसे पता होगा? तभी दरवाज़ा खुला और जेसन रड अंदर आया। मरीना ने उसे देखते ही उससे कहा, जेंक्स डार्लिंग, मिस्टर क्रैडॉक मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि मुझे वो धमकी भरे खत लिखने वाले का नाम पता मालूम होगा, और मैं तो जानती नहीं। ये बात तो तुम्हें भी पता है कि मैं नहीं जानती, और तुम भी तो नहीं जानते। हम दोनों में से कोई नहीं जानता। हमें दूर दूर तक इसका कोई अंदेशा नहीं है। क्रैडॉक के मन में तेजी से एक विचार उभरा। बहुत जल्दी बोला मरीना ने ये। क्या वो डर गई थी कि कहीं जेसन रड अपना मुंह न खोल दे, और इसीलिए उसने पहले ही अपने दोनों की तरफ से बात ही खत्म कर दी? लेकिन ऊपर से उसने कुछ नहीं कहा। जेसन रड की आंखें थकान से बोझिल थीं। वो मरीना के पास जाकर उसका हाथ थाम कर बैठ गया। देखिए इंस्पेक्टर, मैं जानता हूँ कि आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन हम दोनों ही इस कहानी के बारे में कुछ नहीं जानते। क्रैडॉक थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ मिस ग्रेग। आपको मिस्टर और मिसेस बैडकॉक के आने के बारे में तो याद ही होगा। वो पादरी के फौरन बाद आए थे। आपने उनका स्वागत किया और फिर आप दोनों ने कुछ देर कुछ बातें की, लेकिन वहाँ पर मौजूद एक व्यक्ति का ये कहना है कि जब आप मिसेस बैडकॉक से मिल रही थीं तो आपने उनके कंधों के पीछे कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर आप चौंक गईं, बहुत ही बुरी तरह से, और आपकी नज़रें पथरासी गईं। क्या ये बात सच है? और अगर सच है तो उसकी वजह क्या थी? मरीना ने झट से जवाब दिया, नहीं, इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है। मैं भला किस बात पर चौंकने लगी? वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। यही तो हम जानना चाहते हैं मिस ग्रेग। मेरी चश्मदीद गवाह बार बार इसी बात पर जोर दे रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। उन्होंने मुझे बताया है कि आप सीढ़ियों की तरफ देख रही थीं। वहाँ से लोग ऊपर आ रहे थे। एक पत्रकार, मिस्टर ग्राइस, आपके दोस्त मिस्टर फैन और एक्ट्रेस लोला ब्रूएस्टर उस टाइम ऊपर आ रहे थे। क्या उन लोगों में से किसी एक को देखकर आपके चेहरे के भाव बदले थे मिस ग्रेग? मरीना ने थोड़ा खींचते हुए कहा, अरे भाई, मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं हुआ था। तो फिर आपने मिसेस बैडकॉक की बात का उत्तर नहीं दिया और आप उसे अनसुना करके उनके पीछे की तरफ ताकती रहीं। ऐसा क्यों भला? मरीना ने खुद को थोड़ा संभालते हुए कहा, देखिए, मैं आपको सारी बात ठीक से समझा सकती हूँ। अगर आप एक्टिंग के बारे में जानते तो इस बात को पहले ही समझ गए होते। असल में सारा दिन यही सब करते करते कई बार हम लोग मशीनी ढंग से काम करने लगते हैं। मुस्कुराना, हाथों और चेहरे के भावों से हामी देना और वही घिसे पिटे शब्दों को दोहराना। आप ये सब कर रहे होते हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं और होता है, और अचानक ही एक भयानक खाली सा पल आता है जब आप ये नहीं जानते कि आप कहाँ हैं, कौन सा नाटक कर रहे हैं, या आपके अगले डायलॉग क्या होने हैं। हमारी भाषा में इस चीज़ को ड्राइंग अप कहते हैं। जैसे कोई अचानक से सुन्न पड़ जाए, उसके अंदर कुछ भी ना रहे। बस ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। असल में मैं पहले से ही काफ़ी बीमार रही हूँ और इस वक्त भी फिल्म को लेकर काफ़ी परेशान चल रही हूँ। और फिर जब लोग आकर बार बार आपसे एक ही तरह की बातें करते हैं तो आप भी मशीनी तरीके से उनसे वैसे ही बातें करने लगते हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि किस तरह वो आपसे हमेशा से मिलना चाहते थे, कैसे उन्होंने आपको किसी थिएटर के बाहर देखा था या आपके साथ किसी फ्लाइट में सफ़र किया था। ये सब कुछ हम चाहें या ना चाहें लेकिन हमें सुनना ही पड़ता है। उस दिन वो मिसेस बैडकॉक भी मुझे कुछ इसी तरह की एक लंबी सी कहानी सुना रही थी जिसका एक भी शब्द मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था, और फिर वो मुझे बेचैनी से देख रही थी कि मैं उनकी सारी बातों का जवाब दूं। लेकिन असल में मेरे ऊपर अचानक एक थकान सी हावी हो गई थी और मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। डरमॉट ने कड़े स्वर में पूछा, सिर्फ थकान ही थी मिस ग्रेग, या कुछ और भी था? आप इसे बस थकान का ही नाम देना चाहती हैं? जी हाँ, क्योंकि वो थकान ही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपकी सलामती चाहता हूँ मिस ग्रेग। अगर एक बार आपको मारने की कोशिश की गई है तो क्या ये कोशिश दोबारा नहीं होगी? मैं सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए चिंतित हूँ और इसीलिए आपसे बार बार सवाल पूछ रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि उस दिन जो लोग सीढ़ियों से आ रहे थे उनमें से 2 आपके पुराने दोस्त थे जिनसे आपकी एक लंबे अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी, और वो अचानक ही आपकी दावत में आ गए थे, फैन और लोला।
क्या उनको आता देखकर आपके दिमाग में कोई खास ख्याल आया था? क्योंकि आपको तो पता नहीं था कि वो लोग आने वाले हैं। अरे मैं तो उनको देखकर खुश ही हुई थी, मुझे उनको देखकर अच्छा लगा था। क्या आप मिस लोला को देखकर भी खुश हुई थी? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं मिस ग्रेग कि मुझे पता है कि मिस लोला आपके तीसरे पति रॉबर्ट ट्रस्कॉट की पिछली बीवी थी और उसने उसे तलाक देने के बाद ही आपसे शादी की थी। मरीना ने थोड़ी बेचैनी से कहा। अरे ये बात तो सभी लोग जानते हैं। उस समय उन बातों से थोड़ा हल्ला सा हुआ था, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया था। क्या मिस लोला ने कभी आपको कोई धमकी दी थी? जी हाँ, दी तो थी, लेकिन ऐसी गीदड़ भभकियों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। उसने एक पार्टी में बहुत ज़्यादा पी ली थी और तभी कुछ ऐसा वैसा बोल दिया था, लेकिन ये बातें सीरियस नहीं होती। और वैसे भी वो बरसों पहले की बात है। ऐसी कोई भी बात या फीलिंग लंबे टाइम तक नहीं टिकी रहती, का कोई मतलब नहीं होता। और वैसे भी वो मेरे जाम के या ग्लासों के आसपास तक फटकी भी नहीं थी। और आपके दूसरे मेहमान आर्डविक फैन, उनके बारे में क्या? इस बात का जवाब जैसन ने दिया। वो हमारा बहुत पुराना दोस्त है। हम भले ही सालों से मिले नहीं, लेकिन कभी कभी चिट्ठी पत्री होती रहती है। वो अमेरिकन टीवी की एक बड़ी हस्ती बन चुका है। क्या वो आपका भी पुराना दोस्त है मिस ग्रेग? मरीना ने हाँफते हुए कहा। वो तो हमेशा से ही मेरा अच्छा दोस्त रहा है, पर कई साल से मैं उससे मिली नहीं थी। और अगर आपको ये लगता है कि मैं उसे देखकर डर गई थी, तो ये आपका वहम है। ये बात एकदम बकवास है। हम इतने अच्छे दोस्त रहे हैं। उसे देखकर मुझे डर क्यों लगेगा भला? मैंने आपको बताया ना कि उसे देखकर मुझे हैरानी और खुशी दोनों ही हुए थे। और इस बारे में अब इसके बाद मुझे और कुछ नहीं कहना है। ठीक है, थैंक यू मिस ग्रेग। अब मैं चलता हूँ। और हाँ, अगर एक पल के लिए भी आपको ऐसा लगे कि आप मुझे अपने भरोसे में लेकर कोई जानकारी देना चाहती हैं, तो ऐसा करने में बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा। अध्याय 14, भाग 1। मिसेस बेंट्री अपने घुटनों के बल झुकी हुई थीं। कुदाल चलाने के लिए ये एक अच्छा दिन था। अच्छी सूखी हुई मिट्टी थी। जब काम थोड़ा खत्म करके वो अपने पैरों पर खड़ी हुई तो भले ही बेदम हो गई थी, लेकिन मन में जीत का भाव था। उन्होंने झाड़ के उस पार सड़क पर नजर दौड़ाई। अचानक वो काले बालों वाली सेक्रेटरी को सड़क के उस तरफ बस स्टॉप के पास बने पब्लिक फ़ोन बूथ से बाहर आता देखकर चौंक पड़ी और करीब करीब बेहोश होते होते बचीं। उन्हें उसका नाम याद नहीं आ रहा था। क्या नाम था उसका भला? ब से शुरू होता था या र से? अरे नहीं नहीं, ज़ेलेंस्की। हाँ, यही नाम था उसका। ज्यों ही एला सड़क पार करके इस तरफ आती दिखी तो मिसेस बेंट्री को सही समय पर नाम याद आ गया। उन्होंने दोस्ताना आवाज़ में पुकारा, गुड मॉर्निंग मिस ज़ेलेंस्की। एला एकदम से उछल पड़ी। हालांकि ये हलचल उसकी झेप के कारण नहीं थी, वो किसी डरे हुए घोड़े की तरह से उछली थी। ये देखकर मिसेस बेंट्री थोड़ी हैरान रह गईं। फिर एला ने जवाब दिया, जी गुड मॉर्निंग, मैं फ़ोन करने आई थी, हमारी लाइन में कुछ दिक्कत चल रही है। ये सुनकर मिसेस बेंट्री और भी हैरान हो गईं। उस लड़की को भला उन्हें सफाई देने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? ऊपर से उन्होंने कहा, हाँ, आपको कितना गुस्सा आ रहा होगा ना इस बात से। वैसे मेरे यहाँ भी फ़ोन है, आप कभी भी आकर उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जी शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। और फिर अचानक एला छींकों के भार से अधमरी सी हो गई। मिसेस बेंट्री ने झट से उपाय सुझाया, ओहो, आपको तो एलर्जी सी हो गई है। आप पानी के साथ सोडा बाइकार्ब क्यों नहीं ले लेती? जी हाँ, वो ठीक रहेगा। वैसे मेरे पास इसके लिए सही दवा मौजूद है। थैंक यू। उसने आगे निकलते हुए फिर से छींक मारी और तेज़ी से ड्राइव की तरफ चल दी। मिसेस बेंट्री उसे पीछे से जाते हुए देखती रहीं। कुछ पल कश्मकश में खड़े रहने के बाद फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाईं। इस मामले में उनको अपनी नाक घुसानी ही पड़ेगी। वो जल्दी से फ़ोन की तरफ लपकीं। रिसीवर उठाकर नंबर डायल किया और उसी समय किसी ने भारी स्वर में कहा, गॉसिंगटन हॉल, कहिए। जी, मैं मिसेस बेंट्री बोल रही हूँ, ईस्ट लॉज से। ओह, गुड मॉर्निंग मिसेस बेंट्री, मैं हेली प्रेस्टन बोल रहा हूँ। मेले वाले दिन आपसे भेंट हुई थी। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? नहीं नहीं, असल में मुझे लगा कि शायद मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। आपका फ़ोन ख़राब हो गया है ना, तो। लेकिन उधर से आती हैरानी भरी आवाज़ ने मिसेस बेंट्री को दंग कर दिया। हमारा फ़ोन ख़राब है? जी नहीं, इसे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा? ओह अच्छा, शायद मुझसे कोई गलती हो गई। मैं हमेशा सही तरह से सुनने में गलती कर जाती हूँ। गुड बाय। मिसेस बेंट्री ने बड़ी ही ढिठाई से ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। फिर 1 मिनट तक इंतज़ार करने के बाद एक दूसरा नंबर डायल किया। हेलो जेन, मैं डॉली बोल रही हूँ। एक बड़ी ही अजीब सी बात हुई आज। वो जो सेक्रेटरी लड़की है ना, वो सड़क पर बने फ़ोन बूथ से बात करने आई थी और जब मैंने उससे बात की तो वो अजीब सी आवाज़ में सफाई देने लगी।
कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि गॉसिंगटन हॉल की फ़ोन लाइन खराब हो गई है। और पता है, जब मैंने वहाँ पर फ़ोन किया तो वहाँ पर तो फ़ोन अच्छी तरह से काम कर रहा है। ओह, ये बात तो बड़ी ही दिलचस्प है डॉली। वैसे तुम्हें क्या लगता है जेन, इसकी क्या वजह रही होगी? इसकी तो एक ही वजह हो सकती है डॉली, वो नहीं चाहती होगी कि वहाँ कोई उसकी बात सुने। और हाँ, ये भी हो सकता है कि इसकी कोई और वजह भी हो। वैसे ये बात है बड़ी दिलचस्प। और फिर फ़ोन बंद हो गया। भाग 2। डोनाल्ड मैकनील उन लोगों में से था जो हमेशा बात करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत ही प्यारा सा इंसान। वो पत्रकार था और उन लोगों की लिस्ट में शामिल था जो उस समय वहाँ सीढ़ियों पर मौजूद थे। क्रैडॉक ने उससे कई तरह के सवाल किए और उसने बड़े ही सधे अंदाज में सारे सवालों के जवाब दिए। उन सारी बातों में से क्रैडॉक को सिर्फ 2 ही काम की बातें पता चली। पहला तो ये कि उसने भी उस बात की पुष्टि की कि मरीना ग्रेग हीथर से बात करते हुए बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार कर रही थी और उसे देखकर मैकनील को ऐसा लगा था कि एक पल के लिए वो बेहोश हो जाएगी। दूसरी नई बात जो उसने इंस्पेक्टर को बताई वो ये थी कि वो उस वक्त वहाँ सीढ़ियों से पहली बार नहीं आया था, बल्कि वो वहाँ पहले से ही मौजूद था। वो वहाँ पर घूमते फिरते हुए लोगों को देख रहा था। बस इन दोनों बातों के अलावा क्रैडॉक को उससे और कोई काम की बात पता नहीं चली। भाग 3। इंस्पेक्टर क्रैडॉक की अगली मंजिल थी सेवॉय होटल, जहाँ पहली मंजिल पर 190 नंबर कमरे में लोला ब्रूएस्टर ठहरी हुई थी। शुरुआती अभिवादनों के बाद क्रैडॉक ने उससे सवाल पूछने शुरू किए। मिसेस ब्रूएस्टर, क्या आज से 11-12 साल पहले आपके और मरीना ग्रेग के बीच आपसी दुश्मनी थी? लोला ने हाथ झटका और बोली, अच्छा वो, उस टाइम मैं काफ़ी उलझी हुई सी थी। मेरे और रॉब के बीच में अच्छे खासे झगड़े हो रहे थे और उसी वक्त मरीना भी उसके प्यार में पड़ गई थी और इसीलिए सिचुएशन और भी बिगड़ गई थी। तो आपको तो उन सब बातों का बहुत ही बुरा लगा होगा मैम। जी हाँ, बुरा क्यों नहीं लगता, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे साथ उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। असल में मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता थी। हमारा घर टूट रहा था और मैं बहुत ही ज़्यादा मानसिक प्रेशर में थी। असल में मुझे अपनी और रॉब की जोड़ी न जमने का पहले से ही एहसास हो गया था। मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा कि जैसे ही तलाक की कार्रवाई पूरी हुई थी, मैंने एडी ग्रूव्स का हाथ थाम लिया था। मैं उसे काफ़ी समय से चाहती थी, लेकिन इस डर से कुछ कर नहीं पा रही थी कि कहीं घर टूटने से मेरे बच्चों को नुकसान न हो। लेकिन मरीना ने आकर मेरी मुश्किल हल कर दी थी। मिसेस ब्रूएस्टर, आपने उस वक्त मरीना ग्रेग को गोली से उड़ाने की धमकी भी दी थी। ये बात सही है ना? अरे इंस्पेक्टर, लोग तो ऐसी बातें करते ही रहते हैं। मैंने कहा होगा, लेकिन किसी को गोली मारी तो नहीं ना। और वैसे भी जब कोई दूसरों से नाराज़ होता है या गुस्से में होता है तो ऐसी बातें अक्सर कह ही देता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आप ये सोचने लगें कि मैं पूरे 14 साल तक इंतज़ार करूंगी, फिर इंग्लैंड से आकर एक दिन मरीना से मिलूंगी और मिलने के 3 मिनट के अंदर ही उसकी कॉकटेल में जहर मिलाकर उसे ख़त्म कर दूंगी। असल में इंस्पेक्टर डरमॉट भी ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। ये बात ही एकदम बचकानी सी थी। उसने अगला सवाल किया, अच्छा क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपके विचार से ये खून किसने किया हो सकता है? अरे इंस्पेक्टर, मरीना जैसी औरत को भला कौन मारना चाहेगा? वो बहुत ही बेवकूफ़ टाइप की औरत है। हमेशा कोई ना कोई हंगामा खड़ा करती रहती है। जब उसे कुछ मिल जाता है तो उसे बोर होने में भी देर नहीं लगाती। और वो उसका पति जेसन, वो तो हर टाइम उसके ऊपर लट्टू ही हुआ रहता है। उस आदमी का भला उस बेवकूफ़ औरत से क्या मुकाबला है? लेकिन पता नहीं क्यों वो उस पर मरता है। असल में सभी मरीना पर मरते हैं। पता नहीं वो सबके ऊपर ऐसा असर कैसे डाल लेती है। मैं तो लाख सोचने के बाद भी समझ नहीं पाती हूँ कि उसे भला कोई क्यों मारना चाहेगा। क्रैडॉक चुप होकर कुछ सोचने लगा। फिर अचानक उसे मिस मार्पल की बात याद आई और उसने पूछा, मिस मरीना ने कुछ बच्चे भी गोद लिए थे ना, उनका क्या हुआ? मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है इंस्पेक्टर। वो बच्चे तो कुछ टाइम बाद ही गायब हो गए थे। शायद मरीना उनसे भी थक गई थी या बोर हो गई थी, जैसे हर चीज़ से हो जाती है। भाग 4। इसके बाद क्रैडॉक आर्डविक फैन से मिलने पहुंचा। ये भारी बदन का एक काला आदमी था जिसके मोटे चश्मों से उसकी चुस्त चालाक नज़रें झांक रही थीं। क्रैडॉक ने उससे भी वही सवाल पूछा कि उसके ख़याल से किसने मरीना को मारने की कोशिश की होगी। उसने बड़ी ही हैरानी से जवाब दिया, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मरीना को भला कौन मारना चाहेगा, खास तौर पर तब जबकि लिनेट ब्राउन वहाँ नहीं थी। लिनेट ब्राउन? वो कौन है? अगर मरीना अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर अपना रोल अदा ना करे तो उसका ये काम लिनेट को मिल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता इंस्पेक्टर
कि वो ये रोल पाने के लिए मरीना की हत्या करने जैसा काम कर सकती है। ये आइडिया कुछ ज़्यादा ही ड्रामेटिक हो जाएगा। अच्छा ये बताइए मिस्टर फैन, क्या उस दिन मरीना ग्रेग आपसे मिलकर हैरान हुई थी? जी हाँ, वो तो दंग रह गई थी। उसने जब मुझे आते देखा तो अपनी आंखों पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने बड़े ही दिल से मेरा स्वागत किया था। क्या आप उससे बहुत टाइम से नहीं मिले थे? जी हाँ, पिछले 4-5 साल से नहीं मिले थे। और कुछ साल पहले आप दोनों के बीच बड़ी गहरी छनती थी। ये बात सुनते ही अचानक उसके सुर में थोड़ा सा बदलाव आ गया। सुर में कुछ ऐसा नयापन लगा जो पहले नहीं था, और डरमॉट को लगा कि ये आदमी बहुत ही जालिम बैरी हो सकता था। मैंने आपसे कहा ना इंस्पेक्टर कि हम दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैंने तो ये सुना है मिस्टर फैन कि उन दिनों आप मरीना के प्रेम में दीवाने थे। हाँ, जिंदगी में ऐसे मोड़ आते रहते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन खुशकिस्मती से वो सब कुछ बीत चुका है। लोग कहते हैं कि पहले उसने आपके प्यार को पेंग दी और फिर आपको छोड़ दिया। इस बात से आपको बहुत दुख हुआ था। फैन ने एक गहरी सांस ली और बोला, देखिए इंस्पेक्टर, एक वक्त ऐसा था वाकई जब मैं उसका दीवाना था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ना ही उसने मेरे साथ कुछ गलत किया और ना ही मेरे मन में उसके लिए कोई दुर्भावना है। लेकिन मैंने तो सुना है मिस्टर फैन कि आपने अपने इन्फ्लुएंस का उपयोग करके उसे एक फिल्म से निकलवाने की कोशिश की थी। अरे वो उस रोल के लिए ठीक नहीं थी। उसके और डायरेक्टर के बीच झगड़ा हुआ। मेरा पैसा उस फिल्म में लगा हुआ था और मैं नहीं चाहता था कि मुझे नुकसान उठाना पड़े। ये पूरी तरह से एक बिजनेस डील थी। अच्छा मिस्टर फैन, एक आखिरी सवाल और। आप उस दिन वहीं थे जब उस औरत की मौत हुई। क्या आपको लगता है कि जब आप मरीना से मिलने गए और जितनी देर में उस औरत की मौत हुई, उस दौरान वहाँ कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो मरीना को नुकसान पहुँचाना चाहता हो? मैं बस आपसे आपका सुझाव मांग रहा हूँ, सिर्फ एक अंदाज़ा। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा इंस्पेक्टर। मुझे इस बारे में ना तो कुछ पता है और ना ही मैं कुछ बोलने वाला हूँ, इसलिए भूल जाइए कि आप मुझसे इससे ज़्यादा कोई और जानकारी निकाल सकते हैं। गुड बाय। इससे आगे की कहानी के लिए सुने द मिरर क्रैक्ड फ्रॉम साइड टू साइड का 3रा भाग।